अध्याय 1141 यांग यी की मदद। मोतियान और अन्य लोगों को इस समय जो पीड़ा और घृणा महसूस हो रही थी, उसे शब्दों में बयां करना असंभव था। शुरू से ही स्वर्ग की आंख दाओ यांग ये को निशाना बना रही थी, न कि उन्हें। दिव्य बिजली ने उन्हें सिर्फ इसलिए अपने हमले के दायरे में घेर लिया था क्योंकि वे यांग ये के बहुत करीब थे। यही कारण था कि उन्होंने गलती से सोचा था कि स्वर्ग की आंख दाओ उन्हें निशाना बना रही है और उन्होंने दिव्य बिजली को उतरने से रोक दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि स्वर्ग की आंख दाओ उनके कामों से क्रोधित हो गई और उन्हें भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस समय कई लोगों को स्वाभाविक रूप से समझ में आ गया कि यांग ये ने जिस किसी की ओर इशारा किया था उस पर स्वर्ग की आंख क्यों लगी थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने उन पर इशारा किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह वहां था और स्वर्ग की आंख उस जगह पर पड़ती जहां वह खड़ा होता। आखिरकार स्वर्ग की आंख दाओ यांग ये को निशाना बना रही थी, फिर भी उन्होंने दिव्य बिजली को उतरने से रोक दिया था। जहां तक स्वर्ग की आंख दाव का सवाल है, वे स्वाभाविक रूप से यांग ये के साथी थे। इसके अलावा स्वर्गीय क्रोध को रोकने के अलावा यह स्वर्ग की आंख दाव के प्रति एक प्रकार का अपराध था, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से उन पर हमला करेगा। दूसरे शब्दों में, वे शुरू से ही स्वर्ग के क्रोध को रोकने में यांग ये की मदद कर रहे थे। जब उन्होंने इस बिंदु तक सोचा, तो मोतियान, फैंग किंगयू, लीलाओगुआई और अन्य अर्ध सम्राट इतने बदसूरत लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें 10 किलो मल खाने के लिए मजबूर किया गया हो। मूर्ख, वे सचमुच मूर्ख थे। इस समय वे भी खुद को कोसने से खुद को नहीं रोक पाए। आखिरकार 8 प्रतिष्ठित अर्ध सम्राटों की भूमिका वास्तव में एक अर्ध संत ने निभाई थी। तो क्या वे मूर्ख नहीं थे? मोतियान और बाकी लोगों ने तुरंत यांग ये को देखा। अगर उनकी निगाहें जानलेवा होती, तो यांग ये अब तक राख में तब्दील हो चुका होता। जब उन्होंने दिव्य बिजली को यांग ये की ओर उतरते देखा, तो शियाओ बिली और अन्य लोग पूरी तरह से दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्ग की आंख दाओ वास्तव में यांग ये को निशाना बनाएगी। आखिरकार यांग यी तो एक अर्ध संत ही थे, तो फिर स्वर्ग की आंख दाओ उसे क्यों निशाना बना रही थी? यांग ये की निगाहें शांत थी क्योंकि वह दिव्य बिजली को अपनी ओर बरसते हुए देख रहा था। उसने कई मौकों पर स्वर्ग की आंख से लड़ाई की थी, इसलिए उसे इसकी आदत थी। टकराना। उसके भीतर से खून का एक खंभा ऊपर उठा और उसके चारों ओर का संकुचित स्थान तुरंत फट गया। हालांकि इसे तुरंत ठीक कर दिया गया। यांग ये की हथेली थोड़ी हिली और उसके हाथ में खून से लाल तलवार दिखाई दी। एक पल बाद खून से लाल तलवार की ऊर्जा की अनगिनत लड़ियां आसमान में दिव्य बिजली के उन बोल्टों की ओर उछलीं। बैंग बैंग बैंग, आकाश में अनेक विस्फोट हुए और काली दिव्य बिजली और रक्त लाल तलवार की ऊर्जा को हवा में फैलने में अधिक समय नहीं लगा। यांग ये ने स्वर्ग की आंख दाव पर ध्यान नहीं दिया और उसने जीनान को देखा जो शाही बादल शटल पर खड़ा था। उसने अपनी तलवार मो कबीले के अर्ध सम्राटों पर तान दी और कहा, उन्हें उड़ा दो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे उन्हें उड़ा दो। सभी बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करो और उन पर हर चीज से हमला करो। लड़ाई खत्म होने के बाद दीन से कहो कि वह तुम्हें मुआवजा दे। जैसे ही वह बोला, यांग ये ने जियाओ बियली को देखा और कहा, बूढ़े आदमी जियाओ, क्या आप उस आदमी को व्यस्त रख सकते हैं? जियो बियली ने मोकिंग फेंक की ओर देखा और फिर उसने कहा, मुझे यह करना ही है चाहे कुछ भी हो। जैसे ही उसने कहा, उसका आकार मोकिंग फेंक की ओर हवा में उछल गया। इस बीच जियाओ लिंग ने जियाओ बिली को देखा और उसकी आंखों में चिंता के भाव थे। उसी समय यांग ये ने अचानक कहा, वरिष्ठ जियाओ लिंग, तुम जाकर दीन की मदद करो। मैं यहाँ दुश्मनों से निपट सकता हूँ। जियाओ लिंग ने यांग ये को देखा, सच में? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो मेरी क्षमता से परे हो। यांग ये ने आगे कहा, जल्दी से वहां जाओ और उसकी मदद करो। वह घायल है, इसलिए जब तक वह अकेला है, वह निश्चित रूप से मो कबीले के मुखिया का मुकाबला नहीं कर पाएगा। सावधान रहो। जैसे ही जियाओ लिंग ने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति आकाश में चमक उठी। ऊपर से गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस बीच यांग ये की आवाज एक बार फिर आसमान में गूंजी, वाइट डी अकादमी के छात्रों, मेरी बात सुनो। तुम सभी जो अभी भी लड़ सकते हो, अभी अपनी संरचनाएं सक्रिय करो। अपने पास मौजूद हर चीज से बचे हुए सभी उच्च श्रेणी के संतों पर हमला करो। उन पर अपनी हर चीज से वार करो। अपने बैंगनी क्रिस्टल की परवाह मत करो, बस लड़ाई खत्म होने के बाद दीन से मुआवजा मांगो। जहां तक लड़ने की ताकत नहीं है, वे असेंशन माउंटेन पर वापस चले जाएं और अपनी गहन ऊर्जा वापस पाएं। अभी करो। जैसे ही उन्होंने यांग ये की बात सुनी, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। जो लोग अभी भी लड़ सकते थे, उन्होंने तुरंत मो कबीले, कानून गुट और हजार क्रेन संप्रदाय के बचे हुए उच्च श्रेणी के संतों का विरोध करने के लिए संरचनाओं को सक्रिय कर दिया, क्योंकि अभी अभी भ्रम के दौरान उनमें से कई का वध किया गया था। इसके अलावा यांग ये के 100 उच्च श्रेणी के संत क्षेत्र तलवार सेवक थे। नहीं, वास्तव में केवल 70 से थोड़े ज्यादा ही बचे थे। चाहे जो भी हो, अब उन छात्रों पर पड़ने वाला दबाव तुलनात्मक रूप से हल्का हो गया है। स्वर्ग की आंख दाव अभी भी अंतहीन दिव्य बिजली बरसा रही थी।
लेकिन वे यांग ये के लिए ज्यादा खतरा नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा वे बस बेहद परेशान करने वाले थे। बेशक यह सिर्फ अस्थायी था, क्योंकि उनकी ताकत लगातार बढ़ रही थी और यहाँ तक कि कुछ समय बाद उन्हें रोकना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। मोतियान ने उपहास किया, यांग ये, क्या तुम हम 6 अर्ध सम्राटों से अकेले लड़ने का इरादा रखते हो? 6 होने का कारण यह था कि 2 को इंपीरियल क्लाउड शटल के साथ जबरदस्ती लड़ाई में बंद कर दिया गया था। बेशक जीनान और अन्य लोग दर्द में थे क्योंकि वे इसे पूरा करने के लिए बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग कर रहे थे। यांग ये ने एक गहरी सांस ली और फिर वह जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ, आपको बचाना। मोतियान और अन्य लोगों के मुंह के कोने तब फड़क उठे जब उन्होंने यांग ये की आवाज सुनी। वह मदद के लिए पुकार रहा है। क्या वह पागल हो गया है? जीनान और दूसरे छात्रों ने यांग ये की आवाज सुनी और वे लगभग जमीन पर गिर पड़े। वह मदद के लिए पुकार रहा है। उन्होंने सोचा था कि यांग ये के पास निश्चित रूप से कोई तुरुप का पत्ता है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये वास्तव में मदद के लिए पुकारेगा। क्या कोई ऐसे समय में व्हाइट डी अकादमी की मदद करेगा? मोतियान और अन्य लोगों के चेहरे उपहास से भरे हुए थे। यांग ये, मैं वास्तव में आपकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता हूँ। आगे बढ़ो, कुछ और बार चिल्लाओ। मुझे देखने दो कि कौन तुमसे मिलने आएगा। मुझे देखने दो कि कौन तुम्हें बचाने की हिम्मत करेगा। यांग ये ने कंधे उचकाए और कहा, मुझे थोड़ा सा चेहरा दिखाओ और खुद को दिखाओ। कोई भी नहीं आया। मोतियान और अन्य लोगों के चेहरों पर उपहास स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। इस बीच मोतियान ने कहा, यांग ये, मुझे लगा कि तुम एक असाधारण व्यक्ति हो, लेकिन अब ऐसा लगेगा कि तुम सिर्फ एक जोकर हो। व्हाइट डी अकादमी को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा और कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में कोई भी मेरे मो कबीले का चेहरा न देने की हिम्मत करेगा? क्या यह सच है? अचानक एक महिला की आवाज गूंजी और फिर 2 महिलाएं यहां दिखाई दी। उनमें से एक ने लिनन के कपड़े पहने थे, नंगे पैर थे और उसके चारों ओर एक काली लोहे की जंजीर बंधी हुई थी। दूसरी ने शुद्ध सफेद पोशाक पहनी थी। वह सौम्य और शांत लग रही थी और उसकी बाहों में एक लोमड़ी थी। मोतियान और अन्य लोगों ने इन महिलाओं को देखकर भौहें सिकोड़ लीं और उनकी आंखों में घबराहट के भाव थे। नेदर पवेलियन के सदस्य मायावी थे और शायद ही कभी खुद को सार्वजनिक रूप से दिखाते थे। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि मोतियान के समूह ने नेदर मैडन और ओब्लिवियन मैडन को नहीं पहचाना। यांग ये उन्हें देखकर थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने नेदर मैडन की आभा को महसूस किया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ओब्लिवियन मैडन भी आएगी। यांग ये ने अपनी तलवार खींची और उसे घुमाया और उसने उस पल को जब्त कर लिया, जबकि उसकी रक्त लाल तलवार की ऊर्जा हवा में उड़कर उनकी तरफ चमक उठी। यांग ये की नजर नेदर मैडन पर पड़ी और फिर वह मुस्कुराया, बहुत समय हो गया मिलते हुए। उसके बाद उसने ओब्लिवियन मैडन को देखा, टस्क टस्क, कितनी जल्दी, तुम पहले से ही एक मध्यम श्रेणी की संत हो। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। विस्मृति युवती ने यांग यी को देखने के लिए अपना सिर उठाया और फिर उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी बाहों में लोमड़ी को सहलाया। उसे नजरअंदाज कर दिया गया था। यांग ये को बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई और उसने नेदर मैडन को एक तरफ खींचने से पहले बस मुस्कुराया, वह यहाँ क्या कर रही है? वह वास्तव में आश्चर्यचकित नहीं था कि नेदर मैडन यहाँ थी। आखिरकार उसे निश्चित रूप से इस बात का पता होगा क्योंकि उसने सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में इतना बड़ा हंगामा मचाया था और उसके चरित्र के आधार पर वह निश्चित रूप से आई होगी। वह खुद की चापलूसी करने की कोशिश नहीं कर रहा था क्योंकि अगर नेदर मैडन मुसीबत में होती तो वह निश्चित रूप से तुरंत वहां चला जाता। उसके दिल में वह उसकी दोस्त थी और उसे विश्वास था कि वह भी उसके बारे में ऐसा ही सोचती होगी। नेदर मैडन ने यांग ये की ओर देखा और कहा, क्या आपको लगता है कि सिर्फ मेरी ताकत से इस स्थिति को बदलना संभव है? यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली। यहाँ 8 अर्ध सम्राट थे। अगर नेदर मैडन अकेली आती तो वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार दुश्मन बहुत ज्यादा थे। यांग ये शर्मिंदगी से हंसा और बोला, वह तुम्हारी मदद क्यों कर रही है? आखिरकार वह यह नहीं भूला था कि उस दिन वह ओब्लिवियन मैडन को अपने साथ लगभग नीचे ले गया था। भले ही वह उसके खिलाफ कोई शिकायत न रखती हो, लेकिन वह उसकी मदद करने नहीं आएगी। नेदर मैडन ने उदासीनता से कहा, उसने मुझ पर एक एहसान किया है, इसलिए वह अब इसे चुका रही है। यांग ये ने पूछा, क्या नीदर पवेलियन को पता है कि आप यहाँ हैं? नेदर मैडन ने अपना सिर हल्के से हिलाया। यांग ये इस बात से काफी चिंतित थे, क्या वे इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए आपको दंडित करेंगे? नेदर मैडन ने उसकी ओर देखा और कहा, कोई नहीं करेगा। यांग ये कुछ कहने ही वाला था। इस बीच मोतियान अचानक बोला, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कौन हो? वह मूर्ख नहीं था। चूंकि उन्होंने यहां आने की हिम्मत की, इसलिए यह साबित हुआ कि वे उसके मो कबीले से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। या शायद उनमें यहां आने की ताकत थी। नेदर मैडन ने मोतियान पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह बस यांग ये को देखती रही। एक बार यह खत्म हो जाए तो आपको हमारे साथ शामिल हो जाना चाहिए। यांग ये हैरान रह गया, क्यों? भूल जाओ, अगर तुम ऐसा न करो तो बेहतर है।
नेदरमैडन ने आगे कहा, अगर तुम ऐसा करोगी तो शायद हमें कोई शांति नहीं मिलेगी। जब से वह यांग ये से मिली थी, उसकी परेशानी कभी खत्म नहीं हुई थी। इसके अलावा उसकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही थी। दरअसल वह उससे पूछना चाहती थी कि वह अब तक कैसे जीवित रह पाया है। आखिरकार, जबकि उसके निचले मंडप के सदस्यों को बेहद घमंडी माना जाता था, वे यांग ये की तुलना में वास्तव में काफी कम प्रोफाइल रखते थे। यांग ये अवाक रह गया। थोड़ी देर बाद यांग ये ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और फिर उसने कहा, बस अपनी किस्मत को स्वीकार कर लो। मेरे साथ दोस्ती करना तुम्हारी गलती है। नेदरमैडन के मुंह के कोने फड़क उठे और फिर उसने उसकी ओर देखा और कहा, इन सालों में तुम्हारी चमड़ी न केवल मोटी हो गई है, बल्कि तुमने बेशर्म होना भी सीख लिया है। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। बस इस बीच मोतियान अचानक गुस्से से दहाड़ उठा, चाहे तुम कोई भी हो या तुम्हारी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, इस पल का फायदा उठाओ इससे पहले कि मैं अपना मन बदलकर अभी भाग जाऊं। अन्यथा मैं तुम्हारे लिए जीना मौत से भी बदतर बना दूंगा। जैसे ही मोतियान गुस्से से दहाड़ने लगा, ओब्लिवियन मैडन की बाहों में लोमड़ी अचानक थोड़ी हिल गई। ओब्लिवियन मैडन ने जब यह दृश्य देखा तो उसने जल्दी से लोमड़ी को थपथपाया और लोमड़ी को शांत होने और फिर से सो जाने में काफी समय लगा। इस बीच विस्मृति युवती ने अचानक मोतियान की ओर देखा और उसकी निगाहें बर्फीली ठंडी थीं। मोतियान के मुंह के कोनों पर उपहास के भाव थे जब वह उसे देख रहा था। आखिरकार वह सिर्फ एक मध्यम श्रेणी की संत थी और वह साधना के उस क्षेत्र में 100 विशेषज्ञों से मुकाबला कर सकता था। टकराना। इस बीच लगभग 1 किलोमीटर लंबी काली दिव्य बिजली आकाश से उतरी और यह तुरंत यांग यी की स्थिति की ओर उतरी। विस्मृति युवती ने अचानक दिव्य बिजली की ओर देखा और फिर वह सचमुच उसकी निगाहों के सामने धीरे धीरे बिखरने लगी। कुछ ही समय में दिव्य बिजली का बोल्ट पूरी तरह से बिखर गया था। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया। मोतियान के लिए उसने कुछ सोचा भी था और उसका चेहरा तुरंत भयानक रूप से पीला पड़ गया था। उसने ओब्लिवियन मैडन की ओर उंगली उठाई और कांपते हुए स्वर में बोला, तुम नेदर पवेलियन के हॉल मास्टर में से एक हो। अध्याय 1142 लड़ें या न लड़ें। निचला मंडप। उस नाम का वजन बिल्कुल भी हल्का नहीं था और इसे बहुत भारी कहा जा सकता है। कम से कम रेडियंट आयाम के संरक्षकों के अलावा कोई अन्य शक्ति नहीं थी जो खुले तौर पर नेदर पवेलियन का अपमान करने की हिम्मत कर सके। यहाँ तक दुष्ट गुट और वे असाधारण शक्तियां जो छिपी रहीं, वे भी खुले तौर पर नेदर पवेलियन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। जहां तक 4 महान कुलों की बात है, जब तक कि वे सभी 4 एकजुट नहीं हो जाते, तब तक वे उस रहस्यमयी शक्ति का अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। कोई नहीं जानता था कि नीदरलैंड मंडप का मंडप मास्टर कौन था और कोई नहीं जानता था कि मंडप मास्टर कितना शक्तिशाली था। हालांकि वे जानते थे कि इसके हॉल मास्टर कितने शक्तिशाली थे। नेदर पवेलियन में 10 हॉल थे और हर हॉल एक हॉल मास्टर का प्रतिनिधित्व करता था। इनमें से हर एक हॉल मास्टर एक बेहद शानदार प्रतिभावान था। भले ही उन हॉल मास्टर्स ने खुद को मार्शल रैंकिंग में स्थान नहीं दिया था, लेकिन किसी ने भी उनकी ताकत पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की। कुछ लोगों ने तो यह भी अनुमान लगाया था कि यदि नेदर पवेलियन के हॉल मास्टर्स मार्शल रैंकिंग में ऊपर चढ़ने की कोशिश करें, तो शीर्ष 10 में से कम 5 स्थान उनके होंगे। यहाँ तक कुछ लोगों ने यह अनुमान लगाया कि नेदर पवेलियन की ताकत वास्तव में टाइटेनियम रैंक की शक्ति के बराबर हो सकती है। लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान था क्योंकि रेडियंट आयाम में सिर्फ एक टाइटेनियम रैंक शक्ति थी और वह आयाम के संरक्षक थे। फिर भी यह स्पष्ट था कि नेदर पवेलियन की ताकत कितनी भयानक थी। एक बार जब उन्हें एहसास हुआ कि नेदर मैडन और ओब्लिवियन मैडन नेदर पवेलियन से थे, तो मोतियान और अन्य लोग पीले पड़ गए और उनकी आवाज भी कांपने लगी। अर्ध सम्राटों के रूप में उनके पास निश्चित रूप से पर्याप्त साहस और मानसिक शक्ति थी। हालांकि केवल उनके स्तर के लोग ही जानते होंगे कि नेदर पवेलियन कितना भयानक था। हर एक हॉल मास्टर की ताकत निश्चित रूप से अर्ध सम्राटों से कहीं ज्यादा थी। यहां तक कि वे सम्राटों से भी तुलना कर सकते थे। शायद कुछ लोग तो सम्राटों से भी ज्यादा डरावने थे। वह नेदर पवेलियन को कैसे जानता है? मोतियान और अन्य लोगों के चेहरे अत्यंत भद्दे थे। किसी ने हमला करने की हिम्मत नहीं की। मो कबीले, 1000 क्रेन सेक्ट और लॉ फैक्शन के विशेषज्ञों ने हमला करना बंद कर दिया था, क्योंकि जब तक उन्हें पता नहीं चल जाता कि क्या हो रहा है, तब तक वे लड़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उन्हें नेदर पवेलियन के साथ युद्ध में उतरना पड़ेगा। भले ही मो कबीला आश्वस्त था और अपने सम्मान की परवाह करता था, लेकिन यह बेवकूफ नहीं था। अगर यह नेदर पवेलियन से लड़ता, तो व्हाइट डी अकादमी का भाग्य उनके भविष्य का सबसे अच्छा उदाहरण था। चूंकि मो कबीले, कानून गुट और हजारों क्रेन संप्रदाय के विशेषज्ञों ने हमला करना बंद कर दिया था, इसलिए व्हाइट डी अकादमी के छात्रों ने भी हमला करना बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने अपना समय बर्बाद नहीं किया और उन्होंने बैंगनी क्रिस्टल वापस ले लिए और अपनी गहन ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। आखिरकार समय उनके लिए अभी सबसे कीमती था। बैंग बैंग। अचानक मोकिंग फेंग, जियाओ बिली और जियाओ लिंग आसमान में दिखाई दिए।
जियाओ बिली और जियाओ लिंग के चेहरे चादर की तरह पीले पड़ गए थे और उनके मुंह के कोने पर खून के निशान थे। जाहिर है वे हार गए थे। आखिरकार उन्होंने व्हाइट डी अकादमी के सम्राट को बुलाने के लिए अपनी गहन ऊर्जा का बहुत अधिक उपयोग किया था। तो वे मोकिंगफेंग के लिए कैसे मुकाबला कर सकते थे जो अभी भी अपने चरम पर थे। मोकिंगफेंग ने जियाओ बिली और जियाओ लिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र नेदर मैडन और ओब्लिवियन मैडन पर पड़ी और उसने उन्हें कुछ देर तक देखा और फिर कहा, मेरे मो कबीले और नेदर पवेलियन के बीच कोई दुश्मनी नहीं है ना? नेदर मैडन ने उत्तर दिया, कोई नहीं है। मोकिंगफेंग ने कहा, तो फिर आप इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि यह नेदर पवेलियन का इरादा नहीं है और आप सिर्फ अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? नेदर मैडन ने प्रश्न करते हुए उत्तर दिया, आप इसका अनुमान क्यों नहीं लगाते? मोकिंगफेंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जबकि उसने धीरे से अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा। थोड़ी देर बीतने से पहले उसने कहा, मेरे मो कबीले और नेदर पवेलियन के बीच कभी दुश्मनी नहीं रही है और मेरे मो कबीले ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे नेदर पवेलियन को ठेस पहुंची हो। क्या यह सही नहीं है कि तुम दोनों मेरे मो कबीले के व्हाइट डी अकादमी के व्यवसाय में हस्तक्षेप करो? नेदर मैडन ने मोकिंगफेंग की ओर देखा और कहा, यांग ये और व्हाइट डी अकेडमी हमारे दोस्त हैं, इसलिए इस मामले को यहीं रहने दें। ठीक है, इसे शांत रहने दो। मोकिंगफेंग का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। यांग ये ने मेरे मो कबीले के मो युनटियन और मेरे मो कबीले के एक अर्ध सम्राट को मार डाला। फिर भी तुम चाहते हो कि मैं इस मामले को शांत रहने दूं? बेशक वह ऐसा नहीं कर सकता था। अगर वह ऐसा करता तो क्या मो कबीले द्वारा किया गया हर बलिदान व्यर्थ नहीं जाता? इसके अलावा एक बार जब यह बात फैल गई तो मो कबीला अपना चेहरा कहां रखेगा? नेदर पवेलियन के 2 हॉल मास्टरों ने मो कबीले की सेनाओं को डराकर भगा दिया। उस समय मो कबीला पूरे केंद्रीय दिव्य प्रांत में हंसी का पात्र बन जाएगा और उनके लिए फिर कभी अपना सिर ऊंचा रखना असंभव होगा। नेदर मैडन ने अपना हाथ हिलाया और उसके चारों ओर की लोहे की जंजीरें उसकी मुट्ठी में आ गईं। उसने मो किंगफेंग की ओर देखा और कहा, तो चलो लड़ते हैं। तो फिर आओ लड़ें। उसकी आवाज़ एक गड़गड़ाहट की तरह थी जो पूरे वाइट डियर डायमेंशन में गूंज गई। इस समय सभी को समझ आ गया कि नेदर पवेलियन कितना घमंडी और दबंग था। वे लड़ेंगे या नहीं, हर कोई मो किंगफेंग को देख रहा था। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि क्या मो कबीला नीदरलैंड पवेलियन के हॉल मास्टर का सामना करते हुए लड़ने की हिम्मत करेगा। मो कबीले का फैसला चाहे जो भी रहा हो, नेदर पवेलियन के आने से निस्संदेह व्हाइट डी अकादमी को उम्मीद जगी थी। भले ही वे नहीं जानते थे कि यांग ये नेदर पवेलियन के विशेषज्ञों को कैसे जानता है, लेकिन यह उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उनके लिए एकमात्र महत्वपूर्ण बात यह थी कि नेदर पवेलियन के विशेषज्ञ व्हाइट डी अकादमी के पक्ष में खड़े थे। बस इतना ही काफी था। मोकिंगफेंग ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और नेदर मैडन को घूरने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, पूरे सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में हमेशा से यह अफवाह फैली हुई है कि नेदर पवेलियन के हॉल मास्टर्स बेमिसाल हैं। मैं वास्तव में इसे खुद अनुभव करना चाहता हूँ। चूंकि आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य मिला है, इसलिए कृपया मुझे अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। उसने स्वाभाविक रूप से उनसे लड़ने का फैसला किया। यह सिर्फ मो कबीले के हितों से संबंधित नहीं था, यह मो कबीले की प्रतिष्ठा से संबंधित था। अगर उसने लड़ने का फैसला नहीं किया तो इससे मो कबीले की प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बेशक अगर नेदर मैडन नेदर पवेलियन का प्रतिनिधित्व कर रही थी जब उसने ये शब्द कहे, तो वह निश्चित रूप से इस तरह से जल्दबाजी में सहमत होने की हिम्मत नहीं करेगा। दुर्भाग्य से उसके अनुमान के अनुसार वह खुद का प्रतिनिधित्व कर रही थी, न कि पूरे नेदर पवेलियन का। जब तक वह उसे नहीं मारता तब तक उसके मो कबीले और नेदर पवेलियन के बीच कोई दुश्मनी नहीं बनेगी। या यह कहा जाना चाहिए कि जब तक वह उन दोनों को व्यस्त रखेगा तब तक मोतियान और अन्य लोग व्हाइट डी अकादमी को कुचल सकते थे। हम दोनों। नेदर मैडन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, हम में से सिर्फ एक ही काफी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया वह मोकिंगफेंग की ओर हवा में उछली। मोकिंगफेंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, फिर भी उसकी आंखों में कोई तिरस्कार नहीं था। उनमें केवल गंभीरता और गंभीरता थी। भले ही उसकी साधना नेदर मैडन से एक संपूर्ण क्षेत्र ऊपर थी, फिर भी वह लापरवाही से काम करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? वह नेदर पवेलियन की एक हॉल मास्टर थी। बैंग बैंग बैंग। कुछ ही देर में आसमान में कई धमाके गूंजने लगे। नेदर मैडन ने अंतरिक्ष की जेब में घुसने का विकल्प नहीं चुना था, इसलिए मोकिंगफेंग के पास स्वाभाविक रूप से यहीं उससे लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वे लड़े, आकाश हिंसक रूप से हिल गया, अंतरिक्ष बिखर गया और आध्यात्मिक ऊर्जा बिखर गई। आकाश में स्वर्ग की आंख दाव ने तुरंत नेदर मैडन और मो किंगफेंग पर ध्यान केंद्रित किया और फिर कई काली दिव्य बिजली की चमक लगातार उनकी ओर गिरने लगी। मार डालो। इस बीच मोतियान ने गुस्से से दहाड़ लगाई और उसने यांग ये की ओर विस्फोटक तरीके से गोली चलाई। मो कबीले के अन्य अर्ध सम्राटों ने भी निर्णायक हमला किया। वे सभी यांग ये को निशाना बना रहे थे। 4 सम्राटों की तरह। जहां तक किंगयू और ली लाओगुआई का सवाल है, तो उन्होंने शियाओ बियली और शियाओ लिंग पर हमला किया था।
यांग ये ओब्लिवियन मैडन के पास गई और पूछा, आप कितनों से लड़ने जा रही हैं? विस्मृति युवती ने यांग ये की ओर देखा और कहा, वे सब तुम्हारे हैं। यांग ये के पास कहने को शब्द नहीं थे। अध्याय 1143 संधि। टकराना। अचानक आसमान से एक क्रिस्टल नीले रंग का प्रकाश स्तंभ उतरा और यांग ये में प्रवेश किया। एक पल में उसका शरीर क्रिस्टल नीले रंग में बदल गया। स्लैश। यांग ये ने अचानक अपनी तलवार खींची और उसे घुमाया। तलवार की ऊर्जा की एक किरण आगे बढ़ी और तुरंत मोतियान से टकराई जिसने उस पर हमला किया। टकराना। एक धमाका हुआ और फिर मोतियान 500 मीटर पीछे धंस गया। इस बीच यांग ये ने तेजी से अपनी तलवार खींची और उसे क्षैतिज रूप से घुमाया। रक्तलाल तलवार ऊर्जा की एक किरण निकली और अन्य 3 अर्ध सम्राट जो अभी उसके सामने आए थे वे भी 500 मीटर पीछे धंस गए। जब उसने उन्हें वापस खदेड़ दिया तो यांग ये जल्दी से पलटा और ओब्लिवियन मैडन को देखा, जल्दी से मेरी मदद करो। विस्मृति युवती ने उसकी ओर देखा और चुप रही। ठीक है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसका शरीर मोतियान के 4 लोगों के समूह पर टूट पड़ा। वह अकेले ही 4 अर्ध सम्राटों से लड़ रहा था। अगर कोई इसे और भी अच्छा बनाना चाहता है तो यह वही था, लेकिन सच कहूं तो उसे सिर्फ 4 अर्ध सम्राटों द्वारा पीटा जा रहा था। मोतियान और अन्य लोग बूढ़े बूढ़े थे जो अनगिनत सालों से जीवित थे। चाहे उनकी लड़ाकू प्रवृत्ति हो या कोई और पहलू, वे यांग ये से कहीं बेहतर थे। इसलिए यांग ये युद्ध शुरू होने के बाद से पूरी तरह से दबा हुआ था। अगर उसके पास स्टेलर वार तकनीक का अंतिम संस्करण नहीं होता तो वह 3 सांसों से ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। इस बीच नेदरमैडन की आवाज अचानक ऊपर से गूंजी, उसकी मदद करो। विस्मृति युवती ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसने अचानक अपना सिर उठाया और मो कबीले के एक अर्ध सम्राट को देखा। उसके बाद उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। एक पल में उसके सामने का स्थान तुरंत बिखर गया और उस अर्ध सम्राट तक पूरी तरह से बिखरने में बस एक पल लगा। यांग यी को घेरने वाले उस अर्ध सम्राट को यह दृश्य देखकर आश्चर्य हुआ और उसने जल्दी से अपनी हथेली आगे की ओर थपथपाई। हालांकि उसकी हथेली अभी आगे बढ़ी ही थी कि वह भी बिखरने लगी। वह अर्ध सम्राट इस दृश्य से भयभीत था। इस बीच मोतियान ने निर्णायक रूप से कार्य किया और उसने अपनी हथेली को ब्लेड की तरह लहराया और उस अर्ध सम्राट का हाथ काट दिया। मोतियान के समूह ने हमला जारी रखने की हिम्मत नहीं की। वे विस्मृति युवती को सतर्कता से देखते रहे क्योंकि उसका हमला बहुत रहस्यमय था। उल्टा अचानक नेदरमैडन की आवाज आसमान में गूंजी और फिर पूरा आसमान काला हो गया। आसमान के फिर से सामान्य होने में काफी समय बीत गया। उसके बाद नेदरमैडन ओब्लिवियन मैडन के पास दिखाई दी। मोकिंगफेंग के लिए वह मोतियान और अन्य लोगों के पास भी दिखाई दिया था, लेकिन उन्होंने देखा कि मोकिंगफेंग की भुजाएं गायब थीं। मोकिंगफेंग हार गया था। नीदरलैंड पवेलियन वाकई बहुत बढ़िया है। मोकिंगफेंग ने नेदरमैडन को देखा और कहा, आज मुझे नेदरलैंड पवेलियन की ताकत का अनुभव हो गया है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम दोनों चले जाओगे या नहीं? नेदरमैडन ने उदासीनता से उत्तर दिया, आप क्या सोचते हैं? मोकिंगफेंग ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने अपने दिल में एक आदेश जारी किया। उसके सामने एक स्क्रॉल दिखाई दिया और फिर वह प्रकाश की किरण में बदल गया जो आकाश में चली गई। कुछ ही समय में वह स्क्रॉल 3 काले दरवाजों में परिवर्तित हो गया जो आकाश में तैरने लगे। नेदरमैडन ने भौहें सिकुड़ी, कुलों के बीच संधि। यांग यी हैरान था, कौन सी संधि? नेदरमैडन ने बताया, कुलों के बीच की संधि 4 महान कुलों के बीच की संधि है। यह संधि मेरे नेदर पवेलियन, दुष्ट गुट और कुछ शक्तियों के कारण बनी है जो छिपी हुई हैं। जब तक वे हम में से किसी एक के साथ संघर्ष में प्रवेश करते हैं तब तक 4 कुल तुरंत संधि को सक्रिय कर देंगे, क्योंकि उनमें से कोई भी कबीला मेरे नेदर पवेलियन, दुष्ट गुट या उन शक्तियों का विरोध करने में असमर्थ है जो आयाम में छिपी हुई हैं। यांग ये ने पूछा, दूसरे शब्दों में अब हमें सभी 4 कुलों का सामना करना होगा? नेदरमैडन ने सिर हिलाया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि संधि का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति आपका मो कबीला होगा। अचानक बाईं ओर के दरवाजे से एक आवाज गूंजी और फिर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी और 7 अन्य बूढ़े आदमी उसके भीतर से बाहर चले आए। उन सभी के कपड़ों पर एक छोटा सा अक्षर कढ़ाई में बना हुआ था। जाहिर है वे लू कबीले से थे। 8 सम्राटों की तरह। मैंने भी कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। इस बीच दाईं ओर के दरवाजे से एक और आवाज गूंजी और फिर एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके अंदर से बाहर आया जिसके हाथ में प्रतीकों से बनी एक किताब थी। उसके पीछे 7 बूढ़े आदमी भी थे। वे सभी अर्ध सम्राट थे। जब वे 8 यहां पहुंचे तो समूह का नेतृत्व करने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक अपनी मुट्ठी में रखी मोटी किताब को हिलाया। एक पल में पूरा क्षेत्र प्रतीकों से भर गया, यहां तक कि स्वर्ग की आंख के आसपास का क्षेत्र भी रहस्यमय प्रतीकों से भर गया। उसके बाद वे प्रतीक हल्के नीले रंग की चमक के साथ टिमटिमाने लगे और धीरे धीरे घूमने लगे। इस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे यहां मौजूद हर व्यक्ति प्रतीकों की एक दुनिया में था। सबसे भयावह बात यह थी कि उन्होंने देखा कि जैसे ही वे प्रतीक आसपास प्रकट हुए, उनके भीतर की गहन ऊर्जा धीरे धीरे बाहर निकलने लगी।
यह देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। यांग ये ने जल्दी से अपनी गहन ऊर्जा को प्रसारित किया, लेकिन वह अभी भी अपनी गहन ऊर्जा को बाहर निकलने से नहीं रोक पाया। सौभाग्य से छोटा भंवर घूमने लगा और फिर उसके भीतर की गहन ऊर्जा अंततः सामान्य हो गई। हालांकि व्हाइट डी अकादमी के अन्य सदस्य इतने भाग्यशाली नहीं थे। उनकी गहन ऊर्जा धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। वर्तमान गति के आधार पर यह लीक हो रही थी और इस तथ्य के साथ कि उनके पास बहुत अधिक गहन ऊर्जा नहीं बची थी, उनकी गहन ऊर्जा को सूखने में अधिकतम 1 घंटा लगेगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और उसके पीछे खड़े समूह के कपड़ों पर अक्षर कढ़ाई में बना हुआ था। वे स्पष्टतः झूगे कबीले से थे। अचानक एक खूबसूरत महिला एक सुंदर पोशाक में केंद्र के दरवाजे से बाहर निकली। उसने यहाँ सभी को देखा और फिर उसकी नज़र नेदर मैडन और ओब्लिवियन मैडन पर पड़ी। उसने उन्हें नाप लिया और फिर किनारे चली गई और चुप रही। उसके पीछे भी 7 अर्ध सम्राट थे। उनके कपड़ों पर छोटे से अक्षर की कढ़ाई की गई थी। वे म्यू कबीले का प्रतिनिधित्व करते थे। 4 महान कुल यहाँ थे, कुल 30 से अधिक अर्ध सम्राट। इसके अलावा उनमें से कई वरिष्ठ अर्ध सम्राट थे और कुछ तो ऐसे भी थे जो इस दुनिया को छोड़ने के कगार पर थे। इस समय व्हाइट डी अकादमी के सभी विशेषज्ञों के चेहरे पर निराशा थी। अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। यांग ये का चेहरा भी उदास हो गया था। क्या मुझे क्यू को छोड़ देना चाहिए? इस स्थिति को हल करने के लिए उसके पास क्यू को रिहा करने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं था। तो क्या तुम दोनों चले जाओगे? इस बीच मो किंगफेंग ने अचानक कहा। ऐसा लग रहा था कि वह उनसे इस मामले पर चर्चा कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में धमकी और दबाव का लहजा था। विस्मृति युवती ने आकाश में अर्ध सम्राटों की ओर देखा और फिर उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से बोली, उनके पास बहुत सारे हैं। नेदर मैडन ने जवाब दिया, वे हमें धमकाने का इरादा रखते हैं। हम नहीं जा सकते, नहीं तो वे हम पर हंसेंगे। तो फिर हमें मदद के लिए पुकारना होगा। तो फिर मदद के लिए पुकारो। आप इसे करते हैं। मैं नहीं करूंगा। यह बहुत शर्मनाक है। तुम करो। मैं यह इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। इस बिंदु पर यांग ये का चेहरा काला पड़ गया था और उसने कहा, मैं यह तुम दोनों के लिए करूंगा, ठीक है। मैं खुद को शर्मिंदा करने से नहीं डरता। नेदर मैडन ने यांग यी की ओर देखा और फिर उसने एक ताबीज निकाला। एक क्षण बाद वह उसकी मुट्ठी में टूट गया। उसी समय नेदर मैडन की आवाज गूंजी, यह एक लड़ाई है। हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं हैं। कौन आएगा? यद्यपि उसकी आवाज धीमी थी, फिर भी केंद्रीय दिव्य प्रांत में हर कोई उसे सुन सकता था। कुछ क्षण के लिए शांति छा गई और फिर नेदर मैडन तथा अन्य लोगों के पीछे का स्थान अचानक हिंसक रूप से कांपने लगा। अध्याय 1144 एक युवा महिला सुअर पर। चारों महान कुलों के सभी सदस्यों के चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव प्रकट हुए। उन्होंने स्वाभाविक रूप से नेदर पवेलियन, ईविल फैक्शन और पूरे आयाम में छिपी अन्य रहस्यमय शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए थे। क्योंकि अगर उन्होंने ऐसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए होते, तो अगर उनमें से कोई भी गलती से नेदर पवेलियन और ईविल फैक्शन जैसी शक्तियों को नाराज कर देता, तो इसका सिर्फ एक ही नतीजा होता, मौत। लेकिन एक बार जब वे एकजुट हो गए, तो फिर नेदर पवेलियन और दुष्ट गुट भी उनकी ताकत को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सके। हालांकि जब वे वास्तव में नेदर पवेलियन का सामना कर रहे थे, तब भी वे काफी चिंतित थे। क्योंकि नेदर पवेलियन की असली ताकत हमेशा एक रहस्य रही थी। कोई नहीं जानता था कि वे कितने मजबूत थे और कोई नहीं जानता था कि अन्य हॉल मास्टर्स कितने मजबूत थे, जिन्होंने कभी खुद को सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में नहीं दिखाया था। हालांकि उन्हें पता था कि उन्हें बहुत जल्द ही इसका पता चल जाएगा। चारों कुलों के सदस्यों के अलावा यहाँ मौजूद अन्य लोग नेदर मैडन और ओब्लिवियन मैडन के सामने अंतरिक्ष के उस विस्तार को देख रहे थे। वे भी देखना चाहते थे कि कौन सा हॉल मास्टर नेदर मैडन की पुकार का जवाब देगा। बहुत समय नहीं लगा और तभी एक युवती, जिसने फूलों के पैटर्न वाली पोशाक पहन रखी थी, उनकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रकट हुई। उस युवती को देखकर सभी लोग दंग रह गए। वह लगभग 20 वर्ष की थी और उसके सुंदर बाल एक हाथ जितनी मोटी चोटी में बंधे थे जो उसके पीछे लटक रही थी। उसकी शक्ल को सुंदर नहीं माना जा सकता था और उसके बारे में सिर्फ इतना कहा जा सकता था कि वह सुंदर नैन नक्श वाली थी। उसके बारे में सिर्फ एक ही चीज चमकदार थी, वह थी उसकी आंखें। वे बहुत बड़ी और जीवन से भरी हुई थीं। जहां तक उसके फिगर की बात है, तो वह बहुत ही छोटी थी। अगर कोई सिर्फ उसके फिगर से उसकी उम्र का अंदाजा लगाए, तो वह लगभग 15 साल की लगती थी। यद्यपि उसका शरीर छोटा था, फिर भी वह दूसरों को यह आभास देती थी कि वह जंगली और बर्बर है, और वह थोड़ी अजीब भी लगती थी। क्यों? क्योंकि एक काली नुकीली छड़ी जो उसके आकार से भी बड़ी थी, उसके कंधे पर टिकी हुई थी। इसके अलावा वह अकेली नहीं थी। वह सवारी कर रही थी। वह एक सूअर की सवारी कर रही थी। बिल्कुल, वह एक सूअर पर सवार होकर आई थी। वह एक मोटे सूअर पर सवार थी जिसके बड़े कान थे और सूअर तो अभी हड्डी भी चबा रहा था। इस दृश्य में कोई सौंदर्य नहीं था, यह केवल जंगली और बर्बर था। एक जवान औरत सूअर पर सवार। यहाँ बहुत से लोग अपनी आंखें मलने से खुद को रोक नहीं पाए। यह नेदर पवेलियन का हॉल मास्टर है।
क्या यह वाकई सही व्यक्ति है? यांग ये ने देखा कि जब युवती सामने आई तो नेदर मैडन और ओब्लिवियन मैडन दोनों ने अपनी आंखों में गंभीर भाव प्रकट किए। यांग ये इस बात से चौंक गई, क्योंकि नेदर मैडन और ओब्लिवियन मैडन दोनों की ताकतें बेहद भयानक थीं। इसलिए चूंकि युवती उनसे गंभीर भाव प्रकट करवा सकती थी, इसलिए वह बिल्कुल भी सरल नहीं थी। यांग ये ने धीरे से पूछा, वह कौन है? नेदर मैडन ने एक प्रश्न के साथ उत्तर दिया, आपका शरीर दिव्य परिवर्तन क्षेत्र में है ना? यांग ये ने सिर हिलाया, जबकि उसकी आंखों में आत्मसंतुष्टि का भाव देखा जा सकता था। आखिरकार मनुष्यों में शायद बहुत कम लोग होंगे जो शरीर की ऐसी साधना कर सकते हैं, क्योंकि उसका शरीर अब एक अर्ध सम्राट के शरीर के बराबर था। नेदर मैडन ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से बोली, उसने एक बार अपने नंगे हाथों से एक ड्रैगन को फाड़ दिया था, और वह ड्रैगन दिव्य परिवर्तन क्षेत्र के शिखर पर था। यांग ये का चेहरा जम गया है। नेदर मैडन ने कहा, उसने उस ड्रैगन को लगभग 10,000 टुकड़ों में फाड़ दिया, और फिर उसने वह सब अपने सुअर को खिला दिया। यांग ये अवाक रह गया। युवती ने चारों कुलों के विशेषज्ञों की ओर देखा, और फिर वह अपने सुअर पर सवार होकर नेदर मैडन और ओब्लिवियन मैडन के पास गई। मैं लड़ सकती हूँ, लेकिन क्या इससे कोई लाभ होगा? विस्मृति युवती ने बिल्कुल भी वफादारी नहीं दिखाई, और वह तुरंत एक तरफ हट गई, क्योंकि वह सिर्फ मदद करने के लिए यहाँ थी। नेदर मैडन ने कुछ देर तक गहराई से सोचा, और फिर उसने यांग ये को देखा, क्योंकि यांग ये को ही उसे मुआवजा देना चाहिए था। आखिरकार वह उसके लिए लड़ रही होगी। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। युवती ने यांग यी को भी देखा। उसने उसे परखा, और फिर उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। ओह माय! युवक, तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो। तुमने वास्तव में दिव्य परिवर्तन क्षेत्र प्राप्त कर लिया है। क्यों ना हम मुकाबला करें? चिंता मत करो, बड़ी बहन तुम्हें मार नहीं डालेगी। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। अगर नेदर मैडन ने उसे अपने पिछले कामों के बारे में नहीं बताया होता, तो शायद वह बस सहमत हो जाता। लेकिन अब वह खुद को कमजोर नहीं देख सकता था। उसे साफ पता था कि अगर कोई उसके जैसे प्रतिभाशाली लोगों के सामने कमजोरी दिखाता है, तो वे यह नहीं सोचेंगे कि वह विनम्र है, बल्कि वे उस व्यक्ति को नीची नजर से देखेंगे। यांग ये एक पल के लिए झिझका, और फिर उसने कहा, हम मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि मैं अपनी ताकत को अच्छी तरह से नियंत्रित करना नहीं जानता, इसलिए अगर मैं गलती से तुम्हें मार दूं या घायल कर दूं तो यह बुरा होगा। विस्मृति युवती ने अचानक अपना सिर उठाया और उसे देखा जब उसने उसे सुना, और फिर उसने अपनी आंखें झपकाईं जैसे वह कह रही हो, मेरे कानों में कुछ गड़बड़ नहीं है ना? जहां तक नेदर मेड की बात है, उसके मुंह के कोने थोड़े से हिले। उसने यांग यी की तरफ देखा, और फिर मुड़कर अपना सिर हिलाया। इसके बजाय युवती की आंखें चमक उठी जब उसने यांग ये की बात सुनी, तुम काफी मर्द हो। चिंता मत करो, सिर्फ इसी वजह से बड़ी बहन तुम्हें बिल्कुल नहीं मारेगी। मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें पीटूंगी। खांसी। यांग ये के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे, लेकिन उसके चेहरे पर फिर से शांति आने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने अपनी नाक रगड़ी, और फिर उसने अपना सिर उठाकर चारों कुलों के विशेषज्ञों की ओर देखा। तो क्या हमें पहले उनसे निपटना नहीं चाहिए, उसके बाद ही हम आपस में लड़ाई के बारे में बात करेंगे? उसने हाथ हिलाकर कहा, ये सिर्फ कमजोर लोगों का झुंड है। उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। पहले मुझे इसके फायदों के बारे में बताओ, और जब यह हो जाएगा तो मैं तुम्हारी लड़ाई में मदद करूंगी। चारों कुलों के विशेषज्ञों के चेहरे पर उदासी छा गई जब उन्होंने उसकी बात सुनी। अफवाहों में कहा गया कि नेदर पवेलियन के सदस्य घमंडी थे, और अब माना जा सकता है कि उन्होंने इसे पहले ही अनुभव कर लिया है। यांग यी के मुंह के कोने फड़क उठे। कमजोर? उनके पक्ष में 30 से ज्यादा अर्ध सम्राट हैं। 30 से ज्यादा? यांग ये ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं पैसे दूं तो क्या तुम उन सभी को मार सकते हो? क्या तुम मुझे भगवान समझते हो? युवती ने गुस्से से जवाब दिया, अगर वे एक एक करके मुझसे लड़ें तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वे एक समूह के रूप में मुझ पर हमला करते हैं, तो मुझे भी भागना पड़ेगा। अगर तुम मुझे पैसे दोगे, तो मैं जिसे चाहोगी मार दूंगी। मैं यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति में से 5 लोगों को मार दूंगी। ठीक है, उन 2 को नहीं। मैं उन्हें नहीं मार सकती। कितनी ऊंची आवाज वाली भावनाएं। यांग ये ने अभी जवाब भी नहीं दिया था कि लू कबीले के अर्ध सम्राट आगे बढ़े। वे कहते हैं कि नीदर पवेलियन के हॉल मास्टर्स बेहद शक्तिशाली हैं, और मैं, लू चुवान, खुद देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आप तथाकथित हॉल मास्टर्स वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। युवक ने लू चुवान की ओर देखा, और फिर उसने हल्के से अपने पैरों से सफेद सुअर को थपथपाया। गुर्राना। सुअर ने धीरे से गुर्राहट की, और फिर एक सफेद रोशनी की किरण में बदल गया जो वहीं गायब हो गई। उसके बाद आसमान में एक बहुत लंबी स्थानिक दरार दिखाई दी। जाहिर है, यह सुअर ही था जिसने स्थानिक दरार पैदा की थी। वह सुअर है। क्या वह सचमुच सुअर है? नेदर मैडन ने अचानक कहा, वह सुअर सभी प्रकार के प्राकृतिक खजाने और दिव्य जानवरों को खाकर बड़ा हुआ है। यांग यी अवाक रह गया। अध्याय 1145। क्या कोई और है? टकराना। एक दबी हुई आवाज गूंजी, और फिर लू चुवान उड़ गया।
लेकिन कुछ ही पलों में सफेद सुअर फिर से उसके सामने आ गया। उसके बाद उसने उसे काट लिया और उसे खाना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लू कैन से समूह का नेतृत्व करने वाला बूढ़ा आदमी गुस्से में था और वह हमला करने वाला था। हालांकि एक नुकीला डंडा तुरंत उसके सामने आ गया। बूढ़े आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और अपनी हथेलियों को एक दूसरे पर रखकर आगे की ओर दबाया। टकराना। बूढ़ा आदमी उड़ गया और वह 3 किलोमीटर दूर तक उड़ गया, फिर आखिरकार उसने खुद को रोका। इसके अलावा, क्योंकि उसका शरीर इतनी तेजी से उड़ा था, जिस जगह से वह गुजरा था, वह जगह टूट गई थी। सबसे भयानक बात यह थी कि बूढ़े आदमी की आंखें वास्तव में गूदे में बदल गई थी जब उसका शरीर हिलना बंद हो गया था। बूढ़े आदमी की आंखें तब चौंक गईं जब उसने अपनी भुजाओं की स्थिति देखी, क्योंकि उसके सामने खड़ी युवती वास्तव में इतनी भयानक थी। बस उस हमले ने उसे एक पल में लगभग मार डाला था, फिर भी वह केवल एक उच्च पदस्थ संत थी। तो यदि वह सम्राट के राज्य में पहुंच जाए तो वह कितनी भयावह होगी। यहाँ हर किसी के हाव भाव एकदम बदल गए थे। वे जानते थे कि युवती निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह एक वरिष्ठ अर्ध सम्राट को एक पल में मार डालेगी। वे सभी इस समय बहुत स्तब्ध थे। यांग यी की पुतलियां भी सिकुड़ गई थीं। उसकी ताकत वाकई भयानक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे लगा कि उसकी अपनी ताकत को नियंत्रित करने की क्षमता उसकी तुलना में कम से कम एक स्तर अधिक थी। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसा होता है? एक राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसा होता है? ये लिंगफेंग, नेदर मैडन, ओब्लिवियन मैडन और यह युवती जैसे लोग इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तब की तुलना में वह, यांग ये, कैसा था? उसे और अधिक मजबूत बनना था। उसे और अधिक मेहनत करनी थी। यांग ये अभी यही सोच रहा था। सभी कुलों के विशेषज्ञ अप्रिय हो गए थे क्योंकि उसकी ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। युवती ने हाथ हिलाया और नुकीला डंडा उसके हाथ में आ गया। उसके बाद उसने अपने सुअर को थपथपाया और कहा, छोटा सुअर, जल्दी से खाओ। सफेद सुअर लू चुवान की लाश खा रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह खाता गया, उसे घिन आने लगी। इसलिए उसने लू चुवान की लाश को थूक दिया और फिर उसने अपना बड़ा सिर हिलाया जिससे उसके चेहरे पर घिन आ गई। तुम सच में बहुत ज्यादा चूजी हो। मैं अगली बार तुम्हारे लिए एक ड्रैगन लाऊंगी। युवती ने सफेद सुअर को थपथपाया और फिर उसने यांग ये को देखा, उस मरे हुए आदमी को मुफ्त उपहार समझो। अब मुझे अपना प्रस्ताव बताओ। उन दोनों के लिए विचार करते हुए मैं तुम्हें छूट दे सकती हूँ। ठीक है, लड़ने में तुम्हारी मदद करने के लिए न्यूनतम कीमत 10,000 बैंगनी क्रिस्टल है। 10,000? यांग ये ने चौंक कर कहा। वह वास्तव में जानती है कि व्यापार कैसे करना है। यांग ये नेदर मैडन को देखा, लेकिन उसने कहा, यह हमारे नेदर पवेलियन का व्यवसाय नहीं है, और यह एक निजी मामला है। इसके अलावा, यह आपका निजी मामला है। इसलिए, इसे उसे दे दो। यांग ये ने गहरी सांस ली और फिर उसने जीनान की ओर देखा। जीनान समझ गई कि उसका क्या मतलब है और उसने उसे एक स्थानिक अंगूठी दिखाई। यांग ये ने इसकी सामग्री पर नजर डाली और पाया कि इसके अंदर 20,000 से ज्यादा बैंगनी क्रिस्टल हैं। यांग ये ने तुरंत उसे युवती की ओर फेंक दिया और कहा, मैं तुम्हें 10 के बदले 20,000 दूंगा। बोलते हुए उसने मो कबीले के सदस्यों की ओर इशारा किया, पहले उन्हें मार डालो। ठीक है, हजार सारस संप्रदाय के संप्रदाय गुरु और कानून गुट के ली लाओगुई को मार डालो। उन सभी को मार डालो। वह बहुत समय तक उन्हें देख नहीं सका। मो किंगफेंग और मो कबीले के अन्य सदस्यों के चेहरे तुरंत उदास हो गए। लेकिन मो किंगफेंग को एक क्रूर अभिव्यक्ति प्रकट करने में देर नहीं लगी, और उसने सुअर पर बैठी युवती को देखा और कहा, मुझे देखने दो कि तुम हमें कैसे मारती हो। लू कबीले के समूह का नेतृत्व करने वाले सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने भी एक क्रूर अभिव्यक्ति प्रकट की, मेरा लू कबीला यह देखना चाहेगा कि आप में से 3 लोग उन्हें कैसे मारेंगे। इसी समय म्यू कबीले और झूगे कबीले के विशेषज्ञों के भीतर गहन ऊर्जा प्रसारित होने लगी थी। चारों कबीले नेदर पवेलियन के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अब कार्रवाई करनी थी। अन्यथा उनकी संधि एक बड़ा मजाक बनकर रह जाएगी। यहाँ 30 से ज्यादा अर्ध सम्राट थे। ऐसा कहा जा सकता है कि 4 कुलों ने अपने सभी कुलीनों को खदेड़ दिया था। मेरे मो कबीले के सदस्यों, मेरी बात सुनो। बाद में व्हाइट डियर सिटी में सभी का कत्लेआम कर दो। इस बीच मो किंगफेंग की उग्र आवाज आसमान में गूंज उठी। इस बार वह वास्तव में क्रोधित था। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जबकि उसकी छाती पर टैटू हल्का सा दिखाई देने लगा। वह स्वाभाविक रूप से अपनी सारी उम्मीदें उस युवती पर नहीं छोड़ेगा। भले ही वह बेहद ताकतवर थी, लेकिन यहाँ 30 से ज्यादा अर्ध सम्राट थे। अगर 30 से ज्यादा वरिष्ठ अर्ध सम्राट अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ें, तो वे 2 सम्राटों को भी मार सकते हैं। अगर उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता, तो यांग ये निश्चित रूप से क्यू को छोड़ देता। उसे नहीं पता था कि यह कितना शक्तिशाली था, और वह बस इतना जानता था कि लेडी भी इससे डरती थी। बस यही उसके लिए काफी था। युवती ने उनकी ओर देखा और कहा, मैं आज यहाँ आप सभी को यह बताने आई हूँ कि आपके कबीले कमजोर और बेकार लोगों से भरे हुए हैं।
क्या आप मेरे नेदर पवेलियन से लड़ना चाहते हैं? क्या आप हमें संख्या के आधार पर धमकाने का इरादा रखते हैं? बस देखें और जानें कि आपकी हरकतें कितनी हास्यास्पद हैं। जैसे ही वह बोल रही थी, उसके हाथ में पकड़ा हुआ नुकीला डंडा तेज गति से घूमने लगा और उसने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। सीमा युवती, उन्हें सील कर दो। यहाँ एक और हॉल मास्टर है। चारों कुलों के विशेषज्ञों के हाव भाव एकदम बदल गए। यहाँ 4 हॉल मास्टर थे। नेदर पवेलियन के लगभग आधे हॉल मास्टर्स यहाँ मौजूद थे। जैसे ही सुअर की सवारी करने वाली युवती ने बोलना समाप्त किया, यहाँ का स्थान अचानक विकृत हो गया। एक क्षण बाद यांग ये ने अपने आश्चर्य से देखा कि मो कबीले के विशेषज्ञों के अलावा उसके सहित सभी के चारों ओर एक व्यावहारिक रूप से पारदर्शी वर्ग दिखाई दिया था। वर्ग एक पिंजरे की तरह था जिसने उन्हें पूरी तरह से फंसा दिया था। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसने अपनी तलवार खींची और उसे घुमाया। तलवार की ऊर्जा की एक किरण पारदर्शी घन से टकराई, लेकिन यांग ये ने चौंक कर देखा कि उसकी तलवार की ऊर्जा वास्तव में घन के संपर्क में आते ही बिना आवाज के गायब हो गई। इस बीच नेदरमैडन उसके पास पहुंची और फिर उसने अपना हाथ वर्ग के खिलाफ रखा। यह एक बाधा है जो सम्राटों को भी फंसा सकती है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये के चारों ओर का वर्ग तुरंत गायब हो गया। उन्हें मारने के लिए इस अवसर का लाभ उठाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नेदरमैडन का आकार मो कबीले के विशेषज्ञों की ओर बढ़ गया। विस्मृति युवती निष्क्रिय खड़ी नहीं रही और उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ मो कबीले के एक विशेषज्ञ की ओर बढ़ाया। जहां तक पर सवार युवती का सवाल है, वह पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। यांग ये ने गहरी सांस ली और फिर खून का एक खंभा आसमान में उछला। यांग ये के हाथ में एक खूनी लाल तलवार दिखाई दी, इससे पहले कि वह खूनी लाल रोशनी की किरण में बदल जाए, जो मो कबीले के विशेषज्ञों की दिशा में विस्फोटक रूप से चली। यांग ये की आवाज गूंजी, मो कबीले, मैं आज केंद्रीय दिव्य प्रांत के चेहरे से तुम्हारे कबीले को मिटा दूंगा। अध्याय 1146 बैंगनी दिव्य बिजली। लू कबीले, म्यू कबीले और झूगे कबीले के विशेषज्ञ बाधा में फंस गए। वे स्वाभाविक रूप से फंसने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। हालांकि वे यह देखकर भयभीत हो गए कि उनकी संयुक्त सेना भी वास्तव में अवरोध को तोड़ने में असमर्थ थी। मो कबीले, 1000 क्रेन संप्रदाय और कानून गुट के पास 8 अर्ध सम्राट थे, फिर भी नेदर पवेलियन के पास सिर्फ 3 ही थे। अगर यांग ये को भी शामिल कर लिया जाए, तो भी उनमें से सिर्फ 4 ही थे। हालांकि उनमें से 4 वास्तव में युद्ध में उन 8 अर्ध सम्राटों को दबा रहे थे। यहाँ सबसे ज्यादा डरावनी थी नेदर पवेलियन की 3 महिलाएं। सुअर की सवारी करने वाली युवती ने अकेले ही क्रूर बल का सहारा लिया और उसके क्लब का हर झटका घायल कर देता या मार देता। नेदरमैडन और ओब्लिवियन मैडन के लिए वे भी बेहद भयानक थे। उनके हमले बहुत रहस्यमय थे और यह इतना रहस्यमय था कि मो कबीले के अर्ध सम्राटों की आंखों में भी आतंक दिखाई देता था। इसके विपरीत यांग ये उनकी तुलना में काफी साधारण लग रहा था। अगर शारीरिक शक्ति की बात करें तो उसकी शारीरिक शक्ति वाकई बहुत बड़ी थी, लेकिन सुअर की सवारी करने वाली युवती की तुलना में यह काफी कम थी। अगर यह इस बात की प्रतिस्पर्धा थी कि उनके हमले कितने रहस्यमय थे, तो वह नेदरमैडन या ओब्लिवियन मैडन से तुलना नहीं कर सकता था। हालांकि यांग ये उनमें से सबसे ज्यादा आकर्षक था। वह पूरी तरह से खून से लाल था जबकि उसके भीतर से अंतहीन हत्या की मंशा और घातक ऊर्जा निकल रही थी, इसलिए दूसरों के लिए उसे नजरअंदाज करना असंभव था। 15 मिनट बाद अचानक एक तीखी चीख गूंजी और फिर बाकी लोगों ने देखा कि मो कबीले के एक अर्ध सम्राट को सुअर की सवारी करने वाली युवती के डंडे ने कुचलकर राख कर दिया। एक और तीखी चीख गूंजी। मो कबीले का एक अर्ध सम्राट लगातार हवा में सड़ रहा था और उसे पूरी तरह से विघटित होने में बस एक पल लगा। तीखी चीखें अभी भी गूंज रही थीं। ली लाओगुई और फैंग किंगयू की आंखें यह सब देखकर भय से भर गईं। वे पूरी तरह से स्वतंत्र थे क्योंकि यांग ये और अन्य लोगों का मुख्य उद्देश्य मो कबीले के अर्ध सम्राट थे। वे युद्ध में शामिल होने का इरादा रखते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अन्य 3 कुलों के विशेषज्ञ फंस गए हैं जबकि मो कबीले के अर्ध सम्राटों का वध किया जा रहा है, तो उनका अब हमला करने का कोई इरादा नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में पीछे हटने का इरादा देखा। मेरा मो कबीला पीछे हटने को तैयार है। अचानक मोकिंगफैंग की आवाज गूंजी। इस समय उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और ऐसा लग रहा था कि वह पागल हो गया है, क्योंकि युद्ध में इस बिंदु तक उसके मो कबीले ने इतने कम समय में 4 अर्ध सम्राटों को खो दिया था। भले ही उसके पहले के 4 लोगों में सबसे उच्च साधना केवल संघ क्षेत्र के उच्च पद पर थी, लेकिन उनकी ताकत अर्ध सम्राटों से भी अधिक भयानक थी। यह बात तो यहाँ तक कि उन्हें लगा कि वे संभवतः एक साथ मिलकर कुछ सम्राटों से लड़ सकते हैं। वे बहुत असामान्य थे। सबसे भयानक बात यह थी कि नेदर पवेलियन का एक और हॉल मास्टर कहीं छिपा हुआ था और उस हॉल मास्टर की बाधाएं उत्पन्न करने की क्षमता ने अन्य 3 कुलों को तुरंत अपंग बना दिया था। यदि वे लड़ाई जारी रखते तो मो कबीले के सभी अर्ध सम्राट यहाँ नष्ट हो जाते, जिनमें मो किंगफैंग भी शामिल था। यदि वे यहीं मर गए तो मो वंश वास्तव में केंद्रीय दिव्य प्रांत से मिट जाएगा।
इसलिए उसके पास हार स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मोकिंगफेंग की बात सुनकर यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और वह बोलने ही वाला था कि सुअर की सवारी करने वाली युवती उसके सामने बोली, क्या तुम अब आत्मसमर्पण करना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। जो लोग मेरे निचले मंडप को अपमानित करेंगे, उनका सफाया कर दिया जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर विशाल सफेद सुअर के ऊपर से तेजी से आगे बढ़ा, और वे मो कबीले के अर्ध सम्राट की ओर बढ़े जो उनके सामने खड़ा था। उस अर्ध सम्राट की पुतलियां सिकुड़ गईं, और वह प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम नहीं था कि सुअर उससे टकरा गया। उसी समय एक नुकीला डंडा उसके सिर पर आकर गिरा। टकराना, उसका सिर तुरंत फट गया, जबकि उसका शरीर गूदे के ढेर में तब्दील हो गया, जो हवा से नीचे गिरने लगा। आह! इस बीच एक और तीखी चीख गूंजी, और सभी ने जल्दी से उसके स्रोत की ओर देखा। उन्होंने देखा कि मो कबीले के एक अर्ध सम्राट के माथे में एक काली जंजीर घुस गई है। उस अर्ध सम्राट की आंखें चौड़ी हो गईं, और उन्हें मंद पड़ने में अधिक समय नहीं लगा। अब केवल मो किंगफेंग और मो तियान ही बचे थे। यह 4 बनाम 2 था। मो किंगफेंग ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। एक पल बाद उसने अचानक उन्हें फिर से खोला, और उसकी आंखें क्रूरता और पागलपन से भरी हुई थीं। उसने फिर से अपनी सांस बर्बाद नहीं की, और उसका पेट तेजी से फूलने लगा। उसी समय उसके आसपास के क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा हिंसक होने लगी। वह स्वयं को विस्फोटित करने वाला था। एक अर्ध सम्राट स्वयं को विस्फोटित करने वाला था। यहाँ मौजूद हर कोई इस दृश्य को देखकर चकित था। जियाओ बिली और अन्य लोगों के हाव भाव काफी बदल गए। आखिरकार, अगर मो किंगफेंग ने खुद को विस्फोट कर लिया, तो भले ही व्हाइट डी आयाम बरकरार रहे, व्हाइट डी सिटी नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा आसपास के सेंट दायरे के नीचे के सभी साधक भी शायद मर जाएंगे। यह इस हद तक था कि संत विस्फोट से बच नहीं पाएंगे। एक अर्ध सम्राट के आत्म विस्फोट से उत्पन्न विस्फोट कितना भयावह था। यांग ये स्वाभाविक रूप से सब कुछ समझ गया था, इसलिए वह हमला करने वाला था। हालांकि नेदरमैडन ने उसे रोक दिया। यांग ये ने हैरान नजर से नेदरमैडन को देखा, और उसने सपाट लहजे में कहा, उसे फटने दो। यांग ये ने उस पर भरोसा जताते हुए सिर हिलाया, और उसने कुछ नहीं किया। भले ही उसे नहीं पता था कि नेदरमैडन और अन्य लोग मो किंगफेंग को खुद को विस्फोट करने क्यों देना चाहते थे, यांग ये जानता था कि वे निश्चित रूप से आश्वस्त थे या उनके पास विस्फोट से निपटने का कोई न कोई तरीका था। फैंग किंगयू और ली लाओगुआई के हाव भाव अचानक बदल गए जब उन्होंने देखा कि मो किंगफेंग खुद को विस्फोट करने का इरादा रखता है, और उन्होंने दूर की ओर तेजी से भागने में संकोच नहीं किया। हालांकि वे अभी मात्र 5 किलोमीटर दूर ही गए थे कि उनके चारों ओर एक पारदर्शी अवरोध उत्पन्न हो गया, और वे उसमें फंस गए। कुतिया, चलो हम सब एक साथ मरते हैं। इस बीच मो किंगफेंग अचानक हंसी से पागलों की तरह दहाड़ने लगा, और फिर उसका शरीर फट गया। ऊर्जा का एक भयानक तूफान तुरंत उसके अंदर से बह गया, और यह तुरंत सभी दिशाओं में 300 मीटर तक फैल गया। उसी समय सभी के हाव भाव अचानक बदल गए, और अनगिनत लोग पागलों की तरह आसपास की ओर भागने लगे। हालांकि ऊर्जा का तूफान वास्तव में अचानक रुक गया, और फिर यह धीरे धीरे पीछे की ओर सिकुड़ गया। यह दृश्य देखकर यहाँ मौजूद हर कोई दंग रह गया। यांग यी भी स्तब्ध था, लेकिन उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि क्या हो रहा था। तूफान के चारों ओर एक चौकोर अवरोध दिखाई दिया था। यह तूफान नहीं था जो सिकुड़ रहा था, बल्कि चौकोर अवरोध था जो सिकुड़ रहा था, और ऊर्जा का तूफान अवरोध द्वारा लगातार संकुचित और सिकुड़ रहा था। यह देखकर यांग यी की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। एक अर्ध सम्राट का विस्फोट कितना भयानक था। फिर भी अब यह अवरोध द्वारा फंसाया जा रहा था। तो वह हॉल मास्टर कितना भयानक था जिसने अवरोध बनाया था। अन्य 3 कुलों के विशेषज्ञ भी इस दृश्य से चौंक गए। अतीत में वे पहले से ही नेदर पवेलियन के हॉल मास्टर की ताकत के बारे में वास्तव में उच्च राय रखते थे। फिर भी अब वे जानते थे कि उन्होंने अभी भी उन्हें कम करके आंका था, और उन्होंने उन हॉल मास्टर्स को बिल्कुल कम करके आंका था। नेदर पवेलियन के हर एक हॉल मास्टर उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। नेदर पवेलियन के सिर्फ 4 हॉल मास्टरों ने अपने 4 कुलों को असहाय बना दिया था, तो क्या होगा यदि सभी 10 यहाँ हों। मो किंगफेंग के आत्म विस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा के तूफान को टुकड़ों में तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा, और वह नष्ट हो गया। मो कबीले के अंतिम बचे अर्ध सम्राट मो तियान, जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो तुरंत निराशा से भर गए। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया था। सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर के 4 महान कुलों में से एक, मो कबीला, ऐसे ही खत्म हो गया था। भले ही मो कबीला अभी भी अस्तित्व में था, लेकिन मो कबीला जिसने अपने सभी अर्ध सम्राटों को खो दिया था, सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में अपना पैर कैसे जमाए रख सकता था। इस क्षण के बाद से केंद्रीय दिव्य प्रांत के 4 महान कुलों का अस्तित्व समाप्त हो गया, और फिर केवल 3 महान कुल रह गए। इस बीच यांग ये अचानक मौके पर ही गायब हो गया। मोतियान के हाव भाव में काफी बदलाव आया, लेकिन यांग ये एक पल बाद ही उसके पीछे आ गया था। उसी समय मोतियान की आंखें चौड़ी हो गई थीं, और उनके भीतर का रंग फीका पड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह एक को भी जीवित नहीं रहने देता।
कितना निर्दयी। अन्य 3 कुलों के सभी विशेषज्ञों के दिल यह दृश्य देखकर कांप उठे। सुअर की सवारी करने वाली युवती ने भी यांग ये की ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इस बीच बाकी 3 कबीलों को फंसाने वाली बाधा अचानक गायब हो गई। हालांकि किसी ने भी हमला करने की हिम्मत नहीं की और किसी ने भी वहां से निकलने की हिम्मत नहीं की। इस बीच यांग ये ने अचानक म्यू कबीले की ओर देखा और इससे म्यू कबीले के सदस्यों के हाव भाव थोड़े बदल गए। हालांकि मैदान का नेतृत्व करने वाली खूबसूरत महिला शांत रही और उसके धैर्य में थोड़ी सी भी हलचल नहीं हुई। मैं किसी के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या म्यू कबीले में एक किंग नाम का कोई व्यक्ति मौजूद है? यांग ये एल्डर म्यू के अनुरोध को नहीं भूले थे। जब एल्डर म्यू ने उस दिन अपनी आत्मा को प्रज्वलित किया और खुद को विस्फोटित किया, तो उन्होंने यांग ये से कहा था कि यांग ये के रेडियंट आयाम में पहुंचने पर एक किंग नाम के व्यक्ति के बारे में पूछताछ करें। अगर वह व्यक्ति म्यू कबीले में मौजूद नहीं था, तो एल्डर म्यू के अनुरोध के अनुसार म्यू कबीले के अस्तित्व का कोई और कारण नहीं था। यांग ये की बात सुनकर म्यू कबीले के विशेषज्ञों के चेहरे के भाव बदल गए। समूह का नेतृत्व करने वाली खूबसूरत महिला की आंखों में आश्चर्य, घबराहट और उत्साह के भाव थे। वह कांपती हुई आवाज में बोली, तुम कौन हो? यांग ये ने धीरे से स्वर्ग की कब्र के पत्थर पर अपनी पकड़ मजबूत की और कहा, मुझे जवाब दो। सुंदर महिला इतनी उत्साहित थी कि वह ठीक से बोल नहीं पा रही थी। आप उसे जानती हैं, आप निश्चित रूप से उसे जानती हैं। आप निचले आयामों से हैं, आप निचले आयामों से हैं। सही। यांग ये ने थोड़ी देर तक उसे देखा और फिर उसने धीरे से अपनी पकड़ ढीली कर दी और सम्मान के भाव से बोला, तुम अ किंग हो। उसने सिर हिलाया और कांपती आवाज में बोली, क्या वह ठीक है? यांग ये ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, वह मर चुका है। वह मर चुका है। खूबसूरत महिला को ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो और उसका चेहरा तुरंत ही भयावह रूप से पीला पड़ गया। काफी समय बीतने के बाद उसने थोड़ी खाली निगाह से दूर की ओर देखा। वह मर चुका है। वह मर चुका है। यांग ये ने गहरी सांस ली और कहा, उसने मुझे तुमसे यह कहने के लिए कहा कि अब तुम्हें उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने झूगे कबीले की ओर देखा और कहा, क्या झूगे यून यहाँ है? अगर यह युद्ध से पहले की बात होती, तो वे निश्चित रूप से यांग यी को नजरअंदाज कर देते। लेकिन अब किसी ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जिसने जुगे कबीले की सेना का नेतृत्व किया था, ने यांग ये की ओर देखा और कहा, वह इस आयाम में नहीं है। तो फिर भूल जाओ। यांग ये ने तीनों कुलों की ओर देखा और कहा, अब तुम सब जा सकते हो। उन सभी को मार डालो। यह बिल्कुल भी यथार्थवादी नहीं था। इसके अलावा यह आवश्यक भी नहीं था। अन्य 3 कुलों का वाइट डी अकादमी के साथ कोई सीधा संघर्ष नहीं था। केवल मो कबीले का था और मो कबीले का अंत हो गया। अब वाइट डी अकादमी को आराम करने और स्वस्थ होने की आवश्यकता थी। झूगे कबीले और लू कबीले के विशेषज्ञों ने पीछे मुड़कर जाने से पहले यांग ये की ओर देखा। जुगे कबीले के चले जाने के बाद आकाश को ढंकने वाले प्रतीक भी तुरंत गायब हो गए। इस बीच स्वर्ग की आंख दाव एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुई। नेदरमैडन ने यांग ये की ओर देखा और कहा, हम जा रहे हैं। जैसे ही उसने यह कहा, वह अन्य 2 के साथ जाने वाली थी। हालांकि अचानक स्वर्ग के नेत्र से दबाव की एक भयानक लहर फूट पड़ी और आसपास के कुछ संत तुरंत जमीन पर दब गए। उसके बाद स्वर्ग के नेत्र दाव के भीतर बैंगनी प्रकाश का एक धब्बा प्रकट हुआ और सभी के दृष्टि क्षेत्र में बैंगनी दिव्य बिजली का एक बोल्ट प्रकट होने में अधिक समय नहीं लगा। विनाश की दिव्य बिजली। यहां मौजूद हर कोई बैंगनी दिव्य बिजली को देखकर दंग रह गया। नीदर पवेलियन की तीनों महिलाओं की आंखें भी चौड़ी हो गईं और उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। अरे, यांग ये का चेहरा भद्दा हो गया। अध्याय 1147। यदि स्वर्ग मुझे मारना चाहता है, तो मैं स्वर्ग को नष्ट कर दूंगा। बैंगनी दिव्य बिजली। यह क्या था? यह विनाश की दिव्य बिजली थी। अर्ध सम्राट की तो बात ही छोड़िए, एक सम्राट भी इसके सामने कांप उठेगा। विनाश की दिव्य बिजली यहाँ क्यों प्रकट हुई है? अभी सभी यही सोच रहे थे, क्योंकि आमतौर पर केवल 2 परिस्थितियां ही होती हैं जो दिव्य बिजली को नष्ट कर सकती हैं। पहली परिस्थिति तब होती है जब कोई दुनिया को नष्ट करने की कोशिश करता है, जैसे कि कोई सम्राट दुनिया में उतरता है और दुनिया का बड़े पैमाने पर विनाश करता है। ऐसी परिस्थितियों में दिव्य बिजली के नष्ट होने की बहुत संभावना होती है, क्योंकि साधारण काली दिव्य बिजली सम्राटों के खिलाफ बिल्कुल बेकार थी। दूसरी परिस्थिति तब थी जब किसी ने स्वर्ग की अवहेलना करते हुए कार्य किया था, या जब स्वर्ग की आंख दाव उस आयाम के पापी का सामना कर रही थी जिसने अतीत में स्वर्ग की अवहेलना की थी। अगर किसी को स्वर्ग की आंख दाव द्वारा आयाम का पापी करार दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने स्वर्ग के विरुद्ध काम किया है। इसके अलावा स्वर्ग की आंख दाव उस व्यक्ति के खिलाफ असहाय थी जब ऐसा हुआ था। इसलिए स्वर्ग की आंख दाव ने उस व्यक्ति को आयाम का पापी करार देने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। चूंकि इस समय दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाला कोई सम्राट नहीं था, इसलिए यह दर्शाता था कि यहाँ एक पापी था। वे सभी यांग ये को देखने लगे। यांग ये आयाम का एक पापी है।
बहुत से लोगों के मन में वाकई ऐसे विचार थे, लेकिन उन्हें इसका खंडन करने में ज्यादा समय नहीं लगा। क्या मजाक है, यांग ये सिर्फ एक अर्धसंत था। चाहे उसकी शक्ति स्वर्ग को कितनी भी चुनौती क्यों न दे, वह कितनी भी महान क्यों न हो, यांग ये के लिए अपनी शक्ति से स्वर्ग की आंख दाव को असहाय बनाना असंभव था। यद्यपि यांग ये बहुत शक्तिशाली था, फिर भी वह इतना शक्तिशाली नहीं था। लेकिन यदि यांग ये पापी नहीं होती, तो फिर स्वर्ग की आंख दाव ने विनाश की दिव्य बिजली क्यों भेजी? बैंगनी दिव्य बिजली निश्चित रूप से यांग ये पर लक्षित थी, क्योंकि आकाश में प्रकट होते ही यह तुरंत उस पर आ गिरी थी। सुअर की सवारी करने वाली युवती की नज़र यांग ये पर भी पड़ी थी, और नेदरमैडन और ओब्लिवियन मैडन की नज़र भी। नेदरमैडन भी यह नहीं समझ पाई कि स्वर्ग की आंख दाव यांग ये को क्यों निशाना बनाएगी और बैंगनी दिव्य बिजली भी क्यों बरसाएगी। हालांकि यांग ये ने वाकई काफी परेशानी खड़ी की थी, लेकिन यह स्वर्ग की आंख दाव को इस हद तक नाराज करने की हद तक नहीं थी। यांग ये ने गहरी सांस ली, और फिर प्राचीन म्यान उसके बाएं हाथ में दिखाई दिया। उसने स्वर्ग के कब्र के पत्थर को म्यान में डाला और फिर उसे तेजी से खींच लिया। ओह! रक्त लाल तलवार ऊर्जा की एक किरण तलवार की आवाज के साथ आकाश में उठी, और वह दिव्य बिजली की ओर बढ़ी। 120 ओवरलैप्ड हेवन रेंज। यांग ये ने स्वाभाविक रूप से लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। दिव्य बिजली का यह बोल्ट प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट पर बैंगनी दिव्य बिजली की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था, इसलिए वह लापरवाही से काम करने या इसे कम आंकने की हिम्मत कैसे कर सकता था। दर्शकों ने देखा कि यांग ये की तलवार की ऊर्जा दिव्य बिजली से टकराना, एक जोरदार धमाका हुआ और रक्त लाल तलवार ऊर्जा के अनगिनत धागे आसपास की ओर उछले। तलवार ऊर्जा चली गई थी, लेकिन दिव्य बिजली अभी भी वहां थी, और यह पहले की तरह ही ठीक उसी गति से नीचे उतर रही थी। व्हाइट डी अकादमी के विशेषज्ञों ने इसे देखकर निराशा व्यक्त की। नेदरमैडन ने भौहें सिकोड़ी और मदद करने वाली थी, लेकिन ओब्लिवियन मैडन ने उसे रोक दिया। ओब्लिवियन मैडन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सुअर की सवारी करने वाली युवती ने कहा, यह विनाश की दिव्य बिजली है। अगर आप हस्तक्षेप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से स्वर्गीय क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मुझे पता है कि आपको परवाह नहीं है, लेकिन अगर आप अभी कार्रवाई करेंगे तो आप केवल चीजों को जटिल बना देंगे। नेदरमैडन एक पल के लिए झिझकी, और फिर उसने यांग ये को देखा। वास्तव में, अगर वह अब हस्तक्षेप करती है तो स्वर्ग की आंख निश्चित रूप से बैंगनी दिव्य बिजली के 2 बोल्ट नीचे भेज देगी, जब तक कि वह स्वर्ग की आंख को नष्ट न कर दे। अन्यथा, यह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन पूरे नेदर पवेलियन को भी स्वर्ग की आंख को नष्ट करने जैसे निर्णय पर बहुत विचार करना पड़ा। यांग ये का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने देखा कि उसकी तलवार की ऊर्जा ने दिव्य बिजली को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया है। इस बार, उसने बिल्कुल भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अब वह उससे 300 मीटर से भी कम दूरी पर था। यदि इसे नीचे उतरने दिया गया तो श्वेत मृग आयाम एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। यांग ये ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी तलवार को माथे के बीच में दबाया। एक क्षण बाद, उसकी आकृति प्रकाश की किरण में बदल गई जो उसी स्थान पर गायब हो गई, और जब उसकी आकृति एक बार फिर प्रकट हुई तो वह बैंगनी दिव्य बिजली के पीछे था। दिव्य बिजली अभी भी उतर रही थी, लेकिन अचानक 2 सांस के बाद यह फट गई और बैंगनी बिजली के चाप में बदल गई जो चारों ओर फैल गई। इस बीच, यांग ये ने अपनी तलवार तेजी से लहराई। तलवार की ऊर्जा की धारें लगातार चमक रही थीं, और बिजली के सभी चापों को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह तलवार चलाने की तकनीक बुरी नहीं है। इस बीच, सुअर की सवारी करने वाली युवती ने अचानक प्रशंसा की। शारीरिक गति, गति के नियम, 2 प्रकार के इरादे, और उसकी उस टोपी की गति। यहां तक कि सम्राट भी उस हमले को कम नहीं आंक सकते। उसने ओब्लिवियन मैडन और नेदरमैडन को देखा और आगे कहा, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? तुम दोनों ने वास्तव में उस शर्मिंदगी की परवाह क्यों नहीं की जो तुम्हें झेलनी पड़ेगी और मदद के लिए क्यों पुकारा? विस्मृति युवती ने एक तरफ हटकर यह प्रदर्शित किया कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। नेदरमैडन ने यांग ये की ओर देखा और कहा, दोस्त। युवती ने गहरी दिलचस्पी से उसकी ओर देखा, यह बात मुझे वाकई उत्सुक बनाती है। विस्मृति युवती ने नीदरलैंड युवती की ओर देखा और चुप रही। बिजली के उस बोल्ट को नष्ट करने के बाद, उम्मीद के मुताबिक एक और बोल्ट दिखाई दिया। यह बोल्ट पिछले वाले से बहुत बड़ा था। जियाओ बिली और बाकी लोगों ने जब इसे देखा तो वे शांत हो गए, और एक बार फिर उन्होंने भौहें सिकोड़ लीं। यांग ये ने एक गहरी सांस ली, और फिर उसने सुअर की सवारी करने वाली युवती को देखा। अरे, मैं तुम्हें स्वर्ग की आंख दाव को नष्ट करने के लिए 10,000 बैंगनी क्रिस्टल दूंगा, ठीक है? हम एक उच्च कीमत पर भी चर्चा कर सकते हैं। युवती ने पलकें झपकाते हुए कहा, क्या आप सोचते हैं कि मैं एक भाड़े की सिपाही हूं? यांग ये ने कंधे उचका दिए, और फिर उसने दिव्य बिजली की ओर देखा। उसे देखते ही उसकी आंखों में एक उग्रता उभर आई। चूंकि उसने प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट पर स्वर्ग दाव की आंख को नष्ट कर दिया था, इसलिए वह जानता था कि वह स्वर्ग दाव के साथ दुश्मनी करेगा। यह एक समस्या थी, एक भयानक समस्या। लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। स्वर्ग दाव ने विद्रोही साधकों को नष्ट करने के लिए पूरे महाद्वीप को नष्ट करने में संकोच नहीं किया।
महाद्वीप के सदस्य के रूप में स्वाभाविक रूप से उसका कर्तव्य था कि वह अपनी तलवार खींचे और लड़े। ठीक इस क्षण की तरह उसके पास भी कोई विकल्प नहीं था। वह स्वर्ग की आंख के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह उसकी मृत्यु पर अड़ा हुआ था। यांग ये के विचार में, अगर कोई उसे मारना चाहता है तो वह उस व्यक्ति को मार देगा, अगर स्वर्ग उसे मारना चाहता है तो वह स्वर्ग को नष्ट कर देगा। ओह! यांग ये की आकृति हवा में उछलते ही चारों ओर तलवार की चीख गूंज उठी। खून का एक खंभा आसमान में फैल गया, और खून के खंभे को बैंगनी दिव्य बिजली को भेदने में बस एक पल लगा। लेकिन यह इसका अंत नहीं था। खून का खंभा धीमा नहीं हुआ और स्वर्ग की आंख दांव से टकरा गया। यह दृश्य देखकर यहाँ मौजूद हर किसी के चेहरे पर भाव बदल गए। क्या वह पागल हो गया है? उसने वास्तव में स्वर्ग की आंख पर हमला किया है। जियाओ बिली के हाथ कांप रहे थे। वह जानता था कि यांग ये पागल है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये इतना पागल हो जाएगा कि स्वर्ग की आंख पर भी हमला कर देगा। आखिरकार यह स्वर्ग की आंख थी। यह स्वर्ग की आंख का प्रतिनिधित्व करती थी। क्या यांग ये सचमुच स्वर्ग की अवहेलना करने की कोशिश कर रहा है? ऐसा सिर्फ जियाओ बिली के साथ नहीं हुआ, बल्कि सुअर की सवारी करने वाले युवक नेदर मैडन और ओब्लिवियन मैडन के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उनकी आंखों में हैरानी और अविश्वास के भाव थे। स्वर्ग की आंख पर हमला करना दाव का प्रतिनिधित्व करता है कि यांग ये इसके खिलाफ जा रहा था, और इसका मतलब था कि वह दीप्तिमान आयाम के संरक्षकों के विरोध में खड़ा था। सुअर पर सवार युवती अचानक बोली, वह सचमुच बहादुर है। विस्मृति युवती ने सहमति में सिर हिलाया। जहां तक मैडन की बात है तो उसकी आंखों में चिंता थी। इस बीच रक्त का स्तंभ स्वर्ग दाव की आंख से टकराया। टकराना, पूरा आकाश हिंसक रूप से कांप उठा, जबकि रक्तलाल तलवार ऊर्जा की अनगिनत किरणें आसपास के वातावरण में फैल गईं। तलवार ऊर्जा की हर एक किरण आकाश में फैलते ही अंतरिक्ष को चीरती हुई निकल गई। आकाश में अनगिनत काली दरारें तुरंत दिखाई देने लगीं। टकराना, इसी बीच आकाश में एक और जोरदार धमाका हुआ और फिर एक आकृति आकाश से नीचे गिर पड़ी। यह निश्चित रूप से यांग यी था। नेदर मैडन के हाव भाव थोड़े बदल गए। वह यांग ये की ओर चमकी और अपनी दाहिनी हथेली को हल्के से उसकी पीठ पर दबाया। एक पल में यांग ये का आकार नीचे गिरना बंद हो गया, फिर भी नेदर मैडन का दाहिना हाथ खून से लाल हो गया था। नेदर मैडन को यह देखकर झटका लगा। उसने यांग ये को देखा और पाया कि यांग ये का शरीर टूट गया था और दरारों से खून बह रहा था। जब उसने आसमान की ओर देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। स्वर्ग की आंख दाव अभी भी वहां थी, लेकिन उसमें कई दरारें थीं। इसी बीच बैंगनी दिव्य बिजली का एक और बोल्ट धीरे धीरे उसके भीतर से निकला। नेदर मैडन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह यांग ये को हाथ देने ही वाली थी कि यांग ये ने उसका हाथ खींच लिया। वह पलटकर उसकी ओर देखने लगी और उसने देखा कि वह उसके सामने अपना सिर हिला रहा है। उसने कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हें अपने साथ घसीटना जारी नहीं रख सकता। मुझे खुद ही इससे निपटने दो। नेदर मैडन ने जवाब दिया, आप अभी भी शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, मुझे खुद करने दो। स्वर्ग की आंख दाव के विरुद्ध लड़ना स्वर्ग दाव के विरुद्ध जाने के समान था, इसलिए वह उसे इस मामले में फंसाना नहीं चाहता था। वह काफी देर तक उसे देखती रही, फिर सिर हिलाकर एक तरफ चली गई। यांग ये ने दिव्य बिजली के उतरते बोल्ट को देखा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला किया और उसके हाथ में खून से लाल तलवार तुरंत बिखर गई। उसी समय उसके द्वारा उत्सर्जित हत्या की मंशा और घातक ऊर्जा उसके शरीर में वापस आ गई। यांग ये ने दिव्य बिजली की चमक को देखा और उसकी आंखों में एक प्रकार की क्रूरता चमक उठी। वह अचानक दहाड़ उठा, तलवार आत्मा। ओह! जैसे ही उसने यह कहा, तलवार की आवाज हवा में गूंज उठी। आसपास के दर्शक आश्चर्य से देखते रहे कि बैंगनी रंग की दिव्य बिजली हवा में ही टूटकर बिखर गई। उसमें अनगिनत दरारें पड़ गईं। इससे उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। पहली बार सुअर की सवारी करने वाली युवती ने भी आश्चर्य प्रकट किया। उसकी नजर यांग ये के दाहिने हाथ में तलवार पर टिकी थी, और आश्चर्य के अलावा उसकी आंखों में डर का एक निशान था। नेदर मैडन और ओब्लिवियन मैडन एक समान स्थिति में थे। यांग ये ने अचानक तलवार के अग्रदूत को प्राचीन म्यान के भीतर रख लिया। ओह! एक और तलवार की आवाज आसमान में गूंजी। टकराना। अन्य लोग आश्चर्य से देखते रहे, क्योंकि तलवार की आवाज से बैंगनी दिव्य बिजली तुरंत ही टुकड़ों में बिखर गई और आसपास के वातावरण में फैल गई। चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो, तो मैं तुम्हें मार दूंगी। यांग ये की आवाज क्रूरता से भरी हुई थी, जो आसपास के वातावरण में गूंज रही थी। अध्याय 1148 खून की सजा। बैंगनी दिव्य बिजली के अलावा स्वर्ग की आंख पर भी कई दरारें दिखाई दी थीं। ऐसा लग रहा था कि यह फटने के कगार पर है। तलवार अग्रदूत को यांग ये के अंतिम तुरुप के पत्तों में से एक कहा जा सकता है। उसने अतीत में इसका उपयोग नहीं किया था, क्योंकि वह स्वर्ग की आंख दाव का ध्यान आकर्षित करने से डरता था। फिर भी अब यह पहले से ही यहाँ था, इसलिए उसे इसका ध्यान आकर्षित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में उसे स्वाभाविक रूप से कोई चिंता नहीं थी।
क्योंकि बैंगनी दिव्य बिजली वास्तव में बहुत भयानक थी, और अगर वह स्वर्ग की आंख दाव को नष्ट नहीं करता तो वह मरकर थक जाता। उसके पास तलवार निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक उसी समय जब यांग ये ने तलवार के अग्रदूत की मूठ पकड़ी, स्वर्ग की आंख से अचानक एक चमकदार रोशनी निकली और फिर वह सबकी आंखों के सामने फट गई। उसके बाद लाल रोशनी की एक किरण इतनी तेजी से नीचे गिरी कि यांग ये प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया, इससे पहले कि वह उसके शरीर में प्रवेश कर जाए। टकराना। खून का एक खंभा आसमान में उछला, लेकिन इससे पहले के खून के खंभे के विपरीत इसमें घातक ऊर्जा या हत्या की मंशा का एक निशान भी नहीं था। इसमें खूनी आभा भी नहीं थी। हालांकि यांग यी के बाल पहले की तरह ही लाल हो गए थे। इसके अलावा उसके माथे पर एक लाल अक्षर था। यह खून जैसा लाल था। जियाओ बिली और अन्य लोगों की आंखें इस दृश्य को देखकर आश्चर्य से भर गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग की आंख दाव वास्तव में खुद को विस्फोटित करके ऐसा करेगी। वह क्या दर्शाता था? जियाओ बिली और व्हाइट डिया अकादमी के अन्य विशेषज्ञ रक्त लाल अक्षर को आश्चर्य से देख रहे थे। हालांकि नेदर पवेलियन की युवतियों के हाव भाव काफी बदल गए थे। इस समय उनकी आंखों में सदमा उस समय से भी ज्यादा था जब यांग ये ने तलवार वापस ले ली थी। खून की सजा, यह कैसे संभव हो सकता है? सुअर पर सवार युवती की आंखें आश्चर्य और हैरानी से भरी थीं, और उसकी आंखों में घबराहट की झलक भी थी। इस बीच ओब्लिवियन मैडन ने यांग यी की तरफ देखा और फिर जल्दी से अपना सिर नीचे करके अपनी बाहों में मौजूद लोमड़ी को देखा। सुअर की सवारी करने वाली युवती की तरह ही उसकी आंखें भी सदमे और डर से भरी हुई थीं। जहां तक नेदर मैडन का प्रश्न है, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में अविश्वास भर गया था। यांग यी ने उसके सिर के ऊपर रक्त लाल अक्षर भी देखा था। उसने भौहें सिकुड़ी और अपने दिल में एक आदेश जारी किया। तलवार की ऊर्जा की एक किरण चमकी और उसके ऊपर के पात्र पर जा गिरी। टकराना। एक विस्फोट हुआ। तलवार की ऊर्जा बिखर गई, लेकिन पात्र को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह खून की सजा है। इस बीच नेदर मैडन उसके पास चली गई और बोली, यह कुछ ऐसा है जो स्वर्गीय सजा से भी ज्यादा भयानक है। स्वर्गीय सजा सिर्फ एक व्यक्ति को आयाम का पापी करार देती है, और आयाम उस व्यक्ति के अस्तित्व को बर्दाश्त करना बंद कर देगा। जहां तक खून की सजा की बात है, तो यह दर्शाता है कि इस आयाम में स्वर्ग दाव तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि वह व्यक्ति मर न जाए। मृत्यु तक। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। नेदर मैडन ने कहा, आपको यह सुनना चाहिए था कि आयाम का एक पापी कई साल पहले मेरे नेदर मंडप पर दिखाई दिया था, है ना? यांग ये ने सिर हिलाया, मेरे पास है। उसने कहा, वास्तव में वह आयाम की पापी नहीं थी। अगर उसे सिर्फ पापी करार दिया जाता, तो मेरे निचले मंडप की ताकत उसे इस आयाम से दूसरे आयाम में ले जाने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त होती। अगर हम ऐसा करते तो यहाँ स्वर्ग दाव उसके खिलाफ असहाय हो जाते। लेकिन वह आयाम की पापी नहीं थी, उसे खून की सजा सुनाई गई थी। स्वर्ग दाव उसे जाने नहीं देंगे। स्वर्ग दाव ऐसे व्यक्ति को मारने के लिए आयाम को नष्ट करने में भी संकोच नहीं करेंगे। इस समय नेदर मैडन ने यांग ये की आंखों में देखा, इतने सालों पहले ऐसा नहीं था कि मेरा नेदर पवेलियन इस आयाम के संरक्षकों से डरता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हम इस आयाम को नष्ट नहीं करना चाहते थे, और हम स्वर्ग दाव से लड़कर उन्हें मौत के घाट उतारना नहीं चाहते थे। स्वर्ग दाव की आंख स्वर्ग दाव का एक क्लोन मात्र है, और असली स्वर्ग दाव इस आयाम से बहुत दूर है। यह रेडियंट आयाम जैसे सैकड़ों आयामों को नियंत्रित करता है, और स्वर्ग दाव की आंख के पीछे अन्य शक्तियां खड़ी हैं। यहाँ पानी बहुत गहरा है। तब तक नेदर पवेलियन के हम में से आधे हॉल मास्टर्स जागे नहीं थे, इसलिए हमने समझौता करने का फैसला किया। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। नेदर मैडन ने गहरी सांस ली और यांग ये को देखा, तुमने क्या किया है? तुमने वास्तव में क्या किया है? उसकी आवाज वास्तव में थोड़ी कांप रही थी। सुअर पर सवार युवती और विस्मृति युवती भी यांग ये को घूर रही थी, क्योंकि वे भी जानना चाहती थीं कि यांग ये ने क्या किया है। यांग ये ने हल्की सी आह भरी, प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट याद है? क्या तुम्हें पता है कि मैं कैसे बच गई? नेदर मैडन ने अपना सिर हिलाया। यांग ये ने बताया, उग्र साधकों को नष्ट करने के लिए स्वर्ग दाव ने विनाश की दिव्य बिजली को नीचे भेजने में संकोच नहीं किया। हमने स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय खड़े होकर मृत्यु के उतरने का इंतजार करने से इनकार कर दिया। इसलिए हमने इसके खिलाफ सेना में शामिल हो गए। कुछ कारणों से अनगिनत विद्रोही साधक और अन्य साधक संत क्षेत्र में पहुंच गए, और फिर उन्होंने खुद को विस्फोटित कर लिया और अंततः स्वर्ग दाव की आंख को भारी रूप से घायल करने में सक्षम हो गए। महत्वपूर्ण क्षण में मैंने स्वर्ग दाव की आंख को नष्ट कर दिया। उसके बाद इसने मुझे नोटिस किया। जब मैं अर्ध संत क्षेत्र में आगे बढ़ा, तो यह मुझे ढूंढने आया। अगर दूसरे लोग अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं और मैं आसपास में हूं, तो यह मेरी उपस्थिति को देखते ही मुझ पर बिजली गिरा देगा। संक्षेप में, जब तक यह मेरी आभा को नोटिस करता है, तब तक यह मुझे जाने नहीं देगा। यांग ये ने इस बिंदु पर अपना सिर हिलाया और कहा, वास्तव में मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने अन्याय सहा है। वह उस दिन पूरे महाद्वीप को नष्ट करना चाहता था।
मैं जीवित रहना चाहता था, इसलिए मेरे पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब मैं रेडियंट आयाम में पहुंचा, तो कुछ कारणों से पाइन प्रांत में एक बार फिर उसे नष्ट कर दिया गया। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सिर्फ एक क्लोन होगा, और वह भी एक बेहद प्रतिशोधी क्लोन। नेदर मैडन अवाक रह गई। इस बीच सुअर पर सवार युवती ने अचानक कहा, क्या तुमने अतीत में स्वर्ग की आंख दाव को नष्ट कर दिया है? यांग ये ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया, क्या मैं उस भूमिका के अनुरूप नहीं दिखती? उसने यांग यी के हाथ में तलवार को देखा और कहा, तुम्हारी वह तलवार बहुत अच्छी है, क्या तुम इसे बेच रहे हो? यांग यी अवाक रह गया। उसने कंधे उचकाए और आगे कहा, वैसे भी तुम मरने वाले हो, तो तुम इसे मुझे क्यों नहीं बेच देते? शायद मैं भविष्य में तुम्हारा बदला ले सकूं। तुम क्या सोचते हो, मैं तुम्हें 100,000 बैंगनी क्रिस्टल दूंगी? मेरे पास बस इतना ही है। इस बीच विस्मृति युवती ने अचानक कहा, उसके पास लाखों हैं। सुअर पर सवार युवती गुस्से में थी और उसने विस्मृति युवती को भयंकर रूप से घूरते हुए कहा, तुम गद्दार हो, मैं तुम्हारी लोमड़ी को भूनकर खा जाऊंगी। विस्मृति युवती ने कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया, तो मैं तुम्हारे सुअर को भूनकर खा जाऊंगी। रुको। इस बीच यांग ये गुस्से में बोला जब उसने देखा कि सुअर की सवारी करने वाली युवती जवाब में कुछ कहने वाली थी, कृपया क्या आप एक पल के लिए मेरी भावनाओं पर विचार कर सकते हैं? मैं पहले से ही ऐसी स्थिति में हूं, फिर भी आप दोनों खाने की बात कर रहे हैं। क्या आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते? सुअर की सवारी करने वाली युवती ने यांग ये को देखा, और ऐसा लगा जैसे उसे लगा कि वह बहुत दयनीय है। तुम मरने वाले हो। विस्मृति युवती ने सहमति में सिर हिलाया। क्यों? मुझे ठीक लग रहा है। यांग ये हैरान था। भले ही वह अक्षर उसके सिर के ऊपर तैर रहा था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से ठीक लग रहा था। सुअर पर सवार युवती ने उत्तर दिया, संरक्षक तुम्हें लेने आ रहे हैं। यांग ये का चेहरा जम गया। उनकी ताकत के आधार पर अगर वे आ रहे होते तो वे पहले ही यहां आ चुके होते। चूंकि वे अभी भी यहां नहीं हैं, तो वे निश्चित रूप से नहीं आ रहे हैं। तुम सपना देख रहे हो। उसने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हुए कहा, वे अभी तक यहां नहीं आए हैं, क्योंकि वे इस आयाम में नहीं हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वे निश्चित रूप से अब रास्ते में हैं। यहां आते ही तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। इस बीच नेदर मैडन अचानक बोली, भागो भागो। यांग ये अचंभित रह गया। कहाँ? सुअर की सवारी करने वाली युवती ने कहा, जब तक कि वह इस आयाम से बचकर बाहरी अंतरिक्ष में न भाग जाए। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत के आधार पर ऐसा करना उसके लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा अगर वह बाहरी अंतरिक्ष में भाग भी जाता है, तो क्या उन्हें उसे ढूंढना बिल्कुल आसान नहीं होगा। यह मत भूलो कि यह पूरा तारामंडल क्षेत्र उनके नियंत्रण में है। नीदर मैडन चुप हो गया। यांग ये भी चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने सुअर की सवारी करने वाली युवती को देखा, और युवती ने जल्दी से कहा, मुझे मदद करने के लिए मजबूर करने के बारे में सोचना भी मत। मैं यह काम स्वीकार नहीं करूंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कितने बैंगनी क्रिस्टल देते हो। उसने नेदर मैडन को देखा और कहा, तुम्हारी बात तो यह है कि मुझे मदद करने के बारे में मत सोचो। इससे केवल नुकसान ही होगा। इसके अलावा मैं इस प्रक्रिया में मर भी सकती हूँ। नेदर मैडन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जबकि उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। इस बीच सुअर की सवारी करने वाली युवती ने नेदर मैडन को घूरते हुए कहा, 10वीं बहन, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर तुम मदद करोगी, तो पूरा नेदर पवेलियन इसमें घसीट लिया जाएगा। इस बीच ओब्लिवियन मैडन भी बोली, हम अब उसकी मदद नहीं कर सकते। चाहे वह विस्मृति युवती हो या सुअर पर सवार युवती, दोनों की आंखों में गंभीरता के भाव थे। इस बार मुझे खुद ही इसका सामना करने दो। इस बीच यांग ये ने अचानक नेदर मैडन को देखा और कहा, तुमने मेरी काफी मदद की है। इसके अलावा तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे द्वारा की गई हर कार्रवाई दूसरों को प्रभावित करेगी। नेदर मैडन ने उसकी आंखों में देखा, तुम उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। यांग ये ने सुअर पर सवार युवती को देखा और कहा, अगर मैं आत्मसमर्पण कर दूं तो क्या वे मुझे मार देंगे? उसने उदासीनता से उत्तर दिया, आत्मसमर्पण लगभग बराबरी पर निर्भर करता है। तभी कमजोर पक्ष को आत्मसमर्पण करने का मौका मिलेगा। लेकिन तुम इतने कमजोर हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें आत्मसमर्पण करने देंगे? तो मेरे पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यांग ये ने एक गहरी सांस ली और नेदर मैडन को देखा, आप सभी को चले जाना चाहिए। नेदर मैडन ने कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर सुअर की सवारी करने वाली युवती बोलने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने आसमान की ओर देखा, वे यहाँ हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, क्षितिज में सुनहरे प्रकाश के दो धब्बे दिखाई दिए, और सुनहरे कवच और हाथों में सुनहरे भाले पहने दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों को श्वेत मृग आयाम के ऊपर आकाश में प्रकट होने में अधिक समय नहीं लगा। सम्राटों, दो सम्राट अधेड़ उम्र के लोगों ने बाकी सबको नजरअंदाज कर दिया और तुरंत यांग ये की तरफ देखने लगे। जब उन्होंने यांग ये के सिर के ऊपर खून से लाल अक्षर तैरता देखा तो उनकी आंखों में हत्या की नीयत तुरंत उभर आई।
बाईं ओर का सुनहरा कवचधारी आदमी हमला करने ही वाला था। अचानक आसमान में रोशनी की एक किरण चमकी और काले लबादे वाले आदमी को यहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। ये लांगक्सी, जियाओ बिली और बाकी लोग उसे देखकर थोड़े हैरान रह गए। जाहिर है वे ये लांगक्सी को पहचानते थे या उससे पहले मिल चुके थे। ये लैंगक्सी की नज़र तुरंत यांगे पर पड़ी और जब उसने यांगे के ऊपर रक्त लाल अक्षर तैरते देखा तो उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। जाहिर है उसने खून की सजा के बारे में सुना था। कुछ ही देर में उसने आसमान की ओर देखा और जब उसने उन दो सम्राटों को देखा तो उसका चेहरा उतर गया। उसके बाद उसने फिर से यांग ये की ओर देखा और ऐसा लगा कि उसे कुछ समझ आ गया है। यांग ये ने ये लांगक्सी को देखा और कहा, तुम मुझ पर एक एहसान करते हो, है ना? ये लांगक्सी ने इनकार नहीं किया और थोड़ा सिर हिला दिया। यांग ये ने मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं एक को मार दूंगी और आप दूसरे को मार दीजिए। ये लांगक्सी की पलकें झपकने लगीं। उसने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर बोला, तुम मुझे जाल में मत फंसाओ। अध्याय 1149। असल में मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता। एक फंदा। ये लैंगक्सी के दिमाग में तरह तरह के शाप उड़ रहे थे। यांग ये ने अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए एक अर्ध सम्राट से लड़ाई की थी, लेकिन यांग ये वास्तव में चाहता था कि वह एक सम्राट को मार डाले। इसके अलावा वह एक संरक्षक था। अगर वह कोई साधारण सम्राट होता तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन वह तो संरक्षकों का सदस्य था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह क्या दर्शाता है। यहाँ तक नीदरलैंड पवेलियन भी उन्हें मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यांग ये ने कहा, अगर आपको लगता है कि यह मुश्किल है तो आप मना कर सकते हैं। ये लांगक्सी ने अपनी दाहिनी मुट्ठी धीरे से कसी, लेकिन उसे ढीला करने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि बस एक पल बीता और फिर उसने उसे धीरे से फिर से कस लिया। थोड़ी देर बीतने के बाद उसने यांग ये की तरफ देखा, मेरे ये कबीले पर तुम्हारा जीवन बकाया है, इसलिए मैं आज तुम्हारे लिए एक सम्राट को मार डालूंगा। एक सम्राट को मार डालो। इस बीच बाईं ओर सोने के कवच पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक ये लैंगक्सी को देखा, तुम एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हो जिसका भविष्य असीम है। तो फिर मौत को क्यों बुला रहे हो? तुम मेरे दीप्तिमान आयाम के प्रतिभाशाली व्यक्ति हो और मैं प्रतिभाशाली लोगों को बहुत महत्व देता हूं। अगर तुम अभी चले जाओ तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। अगर तुम जिद्दी बने रहे तो तुम कुछ ही समय में मर जाओगे। अचानक यांग ये ने अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा और कहा, मैं भी रेडियंट आयाम का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं। क्या आप मुझे भी जाने देंगे? तुम। अधेड़ उम्र के आदमी की नजर यांग ये पर पड़ी और उसने कहा, मुझे नहीं पता कि तुमने अतीत में क्या किया है, लेकिन तुमने स्वर्ग की आंख को खुद को बलिदान करने के लिए मजबूर किया ताकि तुम पर खून की सजा हो। मुझे लगता है कि तुमने निश्चित रूप से कुछ ऐसा किया है जिससे सभी का गुस्सा भड़केगा। न केवल तुम्हें आज मरना है, बल्कि तुमसे जुड़े सभी लोगों को भी मरना है। जियाओ बियली और अन्य लोगों के चेहरे उस आदमी की बात सुनकर उतर गए, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वे यांग यी से जुड़े सभी लोगों को मार डालना चाहते थे। यांग यी का चेहरा भी उदास हो गया था और उसने धीरे से अपने दाहिने हाथ से तलवार प्रीकर्सर की मूठ पकड़ ली, जबकि उसके भीतर गहन ऊर्जा और तारकीय ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। इस बीच अधेड़ उम्र के आदमी ने सुअर की सवारी कर रही युवती और अन्य लोगों को देखा, नीदर पवेलियन। उसने अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखा, उसे नजरअंदाज किया और फिर नेदर मैडन की तरफ देखा, चलो चलें। हमारा नेदर पवेलियन इस मामले में दखल नहीं दे सकता। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा अनदेखा किए जाने से उतर गया और उसने कहा, मुझे लगता है कि आपका निचला मंडप हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार वह आक्रोश युवती, सुअर पर सवार युवती का चेहरा उसकी बात सुनते ही उदास हो गया और वह उसकी ओर देखकर उग्रता से बोली, उसका फिर जिक्र किया तो मैं अभी तुझे मार डालूंगी। नेदर मैडन और ओब्लिवियन मैडन के चेहरे भी उदास थे। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। वह बोलने ही वाला था कि उसके बगल में बैठा अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके चेहरे पर अर्धचंद्राकार निशान था, अचानक उसे रोक देता है। अर्धचंद्राकार निशान वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने सुअर की सवारी करने वाली युवती को देखा और कहा, वह घटना बीत चुकी है, इस पर आगे चर्चा करना व्यर्थ है। हम यहाँ नेदर पवेलियन के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ सिर्फ उस व्यक्ति के लिए आए हैं जिसे खून की सजा सुनाई गई है। इसलिए आप सभी जा सकते हैं। सुअर की सवारी करने वाली युवती ने दूसरे अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ ठंडी नजर से देखा और कहा, तुम्हें यह समझना चाहिए कि हमने इतने सालों पहले समझौता नहीं किया था क्योंकि हम तुमसे डरते थे। इसके अलावा अतीत की उस दुश्मनी को याद रखो। एक दिन हम तुम्हें तुम्हारे खून से इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। कितनी हास्यास्पद बात है। अधेड़ उम्र का आदमी ठंडी हंसी हंसा, आपका निचला मंडप। अचानक सुअर की सवारी करने वाली युवती आसमान में उड़ी और सुनहरे कवच में अधेड़ उम्र के आदमी से ज्यादा दूर नहीं पहुंची। बकवास बंद करो। तुम हम में से किसी एक को चुन सकते हो कि वह तुम्हारे साथ एक तरफा मुकाबला करे। अगर तुम 100 चालों के भीतर नहीं मरे तो हम चारों अपनी जान ले लेंगे। इसके विपरीत, अगर तुम्हारा विरोधी 100 चालों के बाद भी जिंदा है तो तुम अपनी जान ले सकते हो।
क्या तुम्हारी हिम्मत है? अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसे फिर से अर्धचंद्राकार निशान वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने रोक दिया। नीदर पवेलियन के हर एक हॉल मास्टर में असाधारण क्षमता है, और हम संरक्षकों का आपके मंडप को नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं है। मुझे फिर से अपनी बात दोहराने की अनुमति दें। हम यहाँ नीदर पवेलियन के लिए नहीं हैं, हम यहाँ खून की सजा वाले व्यक्ति के लिए हैं। मुझे लगता है कि आप अपने नीदर पवेलियन के लिए अनावश्यक समस्याओं को जन्म नहीं देना चाहते हैं, है ना? सुअर की सवारी करने वाली युवती ने अधेड़ उम्र के आदमी की ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, तुम तो बस एक बेकार का टुकड़ा हो जो इधर उधर भाग रहा है। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें श्रेष्ठता का यह एहसास कहाँ से मिल रहा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह पलटकर चली गई। इतने में अधेड़ उम्र का आदमी अचानक उग्र होकर बोला, कुतिया, क्या कहा तूने? वह वास्तव में अभिभावकों के बीच एक कामचोर लड़का था, और यही कारण था कि वह उसकी कही बातें सहन नहीं कर सका। जैसे ही उसने यह कहा, सुअर पर सवार युवती ने अचानक अपना नुकीला डंडा नीचे पटक दिया, और एक भयावह आभा ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को घेर लिया। मध्यम आयु वाले व्यक्ति के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने तुरंत अपना भाला आगे बढ़ा दिया। टकराना। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को लगभग 3 किलोमीटर दूर विस्फोट से उड़ा दिया गया। जख्मी अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर भाव बदल गए। वह हमला करने ही वाला था कि अचानक ओब्लिवियन मैडन उसके सामने आ गई। वह थोड़ा स्तब्ध था और हमला करने ही वाला था, लेकिन ओब्लिवियन मैडन अचानक चिल्लाई, शून्य पर लौटो। जैसे ही उसने कहा, ओब्लिवियन मैडन ने सीधे उस जख्मी आदमी की तरफ देखा। जख्मी आदमी के आसपास की जगह वास्तव में सड़ने लगी थी, और यह सिर्फ वहां की जगह नहीं थी, यहां तक कि जख्मी आदमी का कवच भी कांपने और सड़ने लगा था। जख्मी आदमी के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और उसने अपना भाला आगे फेंका। भाला अंतरिक्ष को चीरता हुआ एक सुनहरी चमक छोड़ता हुआ तुरंत ओब्लिवियन मैडन के सामने आ गया। इस बीच ओब्लिवियन मैडन ने अपनी उंगली स्पर पर टैप की। भाले के चारों ओर की सुनहरी चमक तुरंत गर्म तेल में बर्फ की तरह पिघल गई। भाले के छिटकने में बस एक पल लगा, इससे पहले कि भाला जख्मी अधेड़ उम्र के आदमी की हैरान निगाहों के सामने सड़ना शुरू हो जाए। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। वह जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर पाया, और उसके भीतर से एक भयानक आभा बाहर निकल आई। सुनहरी रोशनी की अनगिनत किरणों ने उसे परतों में घेर लिया, जिसने पदार्थ को विघटित करने की विस्मृति युवती की रहस्यमय क्षमता को बाधित कर दिया। इस बीच दूसरे अधेड़ व्यक्ति को सुअर की सवारी करने वाली युवती के उन्मत्त हमलों के तहत बार बार पीछे धकेला जा रहा था। वह पूरी तरह दबा हुआ था और पूरी लड़ाई के दौरान उसके पास वापस लड़ने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं थी। यांग ये ने जब उन्हें हमला करते देखा तो वह युद्ध में शामिल होने का इरादा कर रहा था। आखिरकार वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ऐसा अवसर चूक जाए। हालांकि नेदर मैडन ने उसका रास्ता रोक दिया। भागो, यांग ये ने जवाब दिया, हम उन्हें मार सकते हैं। यद्यपि वे सम्राट थे, फिर भी यदि वह उन तीनों के साथ सेना में शामिल हो जाता तो उन्हें मारना बिल्कुल आसान होता। नेदर मैडन ने कहा, वे उन लोगों को नहीं मारेंगे। यांग ये थोड़ा हैरान हुआ, और फिर उसे समझ में आया। वे उसके लिए समय खरीद रहे थे। क्या वह भाग सकता था? बेशक भाग सकता था। अगर वह छिप जाता तो सम्राट भी उसे नहीं ढूंढ पाते। हालांकि व्हाइट डी अकादमी के बारे में क्या? अगर वह भाग गया तो अभिभावक निश्चित रूप से व्हाइट डी अकादमी पर अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। अकादमी उनके गुस्से को कैसे झेल सकती थी? यांग ये ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। नेदर मैडन ने अपने चेहरे पर जटिल भाव के साथ उसकी ओर देखा और चुप रही। इस बीच ओब्लिवियन मैडन और सुअर की सवारी करने वाली युवती ने हमला करना बंद कर दिया और एक तरफ हट गईं। अधेड़ उम्र के लोगों ने तुरंत राहत की सांस ली, और वे अपने दिलों में बहुत आश्चर्यचकित महसूस कर रहे थे। पहले अधेड़ उम्र के व्यक्ति का भाला पहले ही टूटकर टुकड़े में बदल चुका था, जबकि जख्मी अधेड़ उम्र के व्यक्ति का आधे से ज्यादा कवच गायब हो चुका था। सुअर की सवारी कर रही युवती ने अधेड़ उम्र के पुरुषों पर कोई ध्यान नहीं दिया, और वह यांग ये को देखती रही। तुम एक आदमी की तरह व्यवहार करते हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने नेदर मैडन को देखा। चलो चलते हैं। यहाँ रहकर हमारी दूसरी बहनों को मत घसीटना। अगर यह तुम्हारा अपना काम होता तो हम तुम्हारी मदद करते, भले ही हमें उनमें से 100 का सामना क्यों ना करना पड़े। लेकिन यह तुम्हारा अपना काम नहीं है। नीदर मैडन चुप हो गया। यांग ये नेदर मैडन को देखा। मैं अपना खुद का व्यवसाय संभालूंगी। अगर यह संभव है, मेरा मतलब है कि अगर मैं मर जाती हूँ तो व्हाइट डी अकादमी और पाइन प्रीफेक्चर में दूसरों की देखभाल करने में मेरी मदद करें। मैं इस बात से सहमत हूँ। इस बीच सुअर की सवारी करने वाली युवती अचानक बोल पड़ी, और फिर उसने आसमान में 2 अधेड़ उम्र के सम्राटों की ओर देखा। यांग ये को खून की सजा सुनाई गई है, लेकिन व्हाइट डी अकादमी के सदस्यों को नहीं। इसके अलावा उन्हें इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए यह उनसे संबंधित नहीं है। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता? उनके हाव भाव काफी भद्दे हो गए क्योंकि वह स्पष्ट रूप से उन्हें धमका रही थी। थोड़ी देर बाद जख्मी आदमी बोला, बेशक। सुअर पर सवार युवती ने अपनी नजर हटा ली और यांग ये को देखने लगी।
यांग ये ने हल्का सा सिर हिलाया, धन्यवाद। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने ये लेंगक्सी को देखा और कहा, मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं उनसे निपट लूंगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि अगर भविष्य में व्हाइट डी अकादमी को कोई परेशानी आती है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। ये लांगक्सी ने गंभीरता से कहा, मैं उनमें से एक को मारने में आपकी मदद कर सकती हूँ। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, मैं यह काम खुद करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की आकृति मौके पर ही गायब हो गई। आखिरकार अगर वह उनसे यहाँ लड़ता तो व्हाइट डियर डायमेंशन निश्चित रूप से नष्ट हो जाता। आकाश में स्थित सम्राट भी तुरंत गायब हो गए। ये लेंगक्सी ने उनके पीछे जाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। नेदर मैडन ने भी उनका पीछा किया, लेकिन उसे ओब्लिवियन मैडन और सुअर की सवारी करने वाली युवती ने रोक दिया। नेदर मैडन ने समझाया, मैं उसकी मदद नहीं करूंगी। मैं बस देखने जा रही हूँ। क्या तुम दोनों उसकी असली ताकत नहीं देखना चाहते? सुअर पर सवार युवती ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर बोली, तो फिर चलो, देखते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वे तीनों तुरंत ही गायब हो गए। डॉट 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 एक बंजर भूमि पर जो सभी दिशाओं में सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक निर्जन थी। यांग ये जमीन पर खड़ी थी जबकि दोनों सम्राट ऊपर आसमान में ज्यादा दूर नहीं थे। यांग ये ने उनकी ओर देखा और कहा, किसी भी तरह का समझौता होना असंभव है ना? अधेड़ उम्र का आदमी ठंडे स्वर में बोला, तुम क्या सोचते हो? यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, वास्तव में मैं यह आप दोनों के लिए विचार करते हुए कह रहा हूं। क्या ऐसा है? अधेड़ उम्र के आदमी के मुंह के कोनों पर उपहास था। लाओ, हमारे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बेहिचक हमें अपनी असली ताकत दिखाओ। टकराना। आकाश से तारकीय ऊर्जा की एक किरण उतरी और तुरंत यांग ये के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उसका शरीर तुरंत क्रिस्टल नीले रंग में बदल गया। उसी समय शून्य श्रेणी की वध की मंशा और तलवार की मंशा उसके भीतर से उभरी। एक क्षण बाद यांग ये ने तलवार प्रीकर्सर की मूठ को अपनी मुट्ठी में ले लिया और उनकी ओर देखा। वास्तव में मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपनी तलवार खींच ली। ओह! आकाश में तलवार की आवाज गूंजी और फिर कुछ लाख किलोमीटर के क्षेत्र में अंतरिक्ष एक क्षण में ढह गया। बैंगनी तलवार की ऊर्जा की एक किरण आकाश में उछली। इसने आकाश और पृथ्वी को अलग कर दिया। अध्याय 1150 सम्राट लुप्त। तलवार की ऊर्जा आसमान में उछली और दूर क्षितिज में लुप्त हो गई। टकराना। आसमान को काला करने वाले एक विशाल मशरूम बादल के साथ दूर क्षितिज में एक जोरदार विस्फोट हुआ जो पूरे आसमान में गूंज उठा। उसके बाद पूरा आसमान काला हो गया। गड़गड़ाहट। यांग यी के केंद्र में होने के कारण सैकड़ों हजार किलोमीटर के क्षेत्र में पहाड़ ढहने लगे। व्यवहारिक रूप से वे सभी पहाड़ तुरंत ही पाउडर में बदल गए और तुरंत ही नष्ट हो गए। उसी समय सैकड़ों हजार किलोमीटर के क्षेत्र में जमीन लगातार नीचे धंसने लगी। सबसे भयानक दृश्य यह था कि कैसे सैकड़ों हजार किलोमीटर के क्षेत्र में अंतरिक्ष स्वर्ग दाव के नियमों द्वारा मरम्मत किए जाने के तुरंत बाद ढहने लगा और फिर इसकी मरम्मत की गई और फिर से ढह गया। ठीक इसी तरह लगभग 30 बार मरम्मत और ढहने के बीच चक्र चलता रहा, तब जाकर वहां का स्थान सामान्य हुआ। हालांकि आकाश में दूर स्थित बिंदु पर स्थान सामान्य हो गया था, लेकिन धूसर ऊर्जा की एक किरण ने पूरे आकाश को ढक लिया था। यहां तक सूर्य की रोशनी भी उससे होकर नहीं गुजर पा रही थी। संसार अंधकार में था। जहां तक उन पुराने बादशाहों का सवाल है, अब उनका कोई नामोनिशान नहीं है। वे भागे नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें से एक भी यहां नहीं बचा था। इसके अलावा उस हमले के बाद ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया से कुछ गायब हो गया हो। इस समय सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर के लगभग सभी विशेषज्ञ यांग यी की ओर देख रहे थे और उनके चेहरे पर बेहद भद्दे भाव थे। इसके अलावा उनके चेहरों पर सदमा भी था। उनके चेहरे बदसूरत इसलिए थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि प्रीफेक्चर में आध्यात्मिक ऊर्जा पहले की तुलना में कम हो गई थी। लगभग एक दर्जन सांसों में प्रीफेक्चर में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा 30% से अधिक कम हो गई थी। कोई आयाम को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा विचार हर एक विशेषज्ञ के मन में आया था। आत्मिक ऊर्जा में कमी को समझाने के लिए केवल 2 संभावनाएं थीं। पहली यह थी कि स्वर्ग दाव की आंख नष्ट हो गई थी। भले ही यह स्वर्ग दाव का एक क्लोन था, लेकिन यह आयाम में मौजूद सभी प्रकार की ऊर्जा से बना था। इसलिए एक बार जब यह नष्ट हो गया तो आयाम की वे ऊर्जाएं गायब हो गईं, और इसमें आत्मिक ऊर्जा भी शामिल थी। स्वर्ग दाव को नष्ट करना आयाम को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। यही कारण है कि बहुत से लोग जो इसे नष्ट करने की ताकत रखते थे, वे ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि इसे नष्ट करना आयाम की नींव को नष्ट करने के बराबर था। दुनिया भर में आध्यात्मिक ऊर्जा और विभिन्न प्रकार की ऊर्जा असीम नहीं थी। एक बार जब दुनिया की सारी ऊर्जा गायब हो गई, तो इसका मतलब था कि दुनिया के निवासी साधना करने में असमर्थ होंगे और साधारण लोग बनकर रह जाएंगे। दूसरा, बड़े पैमाने पर विश्व का विनाश। फिर भी अब कोई दुनिया में बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन रहा था।
अनगिनत विशेषज्ञों के चेहरे उदास हो गए थे, और फिर प्रकाश की किरणें पूरे केंद्रीय दिव्य प्रांत में आकाश में चमक उठीं और यांगी के स्थान की ओर चमक उठीं। रेडियंट डायमेंशन के नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति जिसने सेंट रियल्म प्राप्त कर लिया है, किसी से लड़ना चाहता है, तो उस व्यक्ति को लड़ाई करने के लिए जगह का एक हिस्सा बनाना पड़ता है। उन्हें रेडियंट डायमेंशन में लड़ने से मना किया गया था। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि लड़ाई से दुनिया को नुकसान होगा। यह एक नियम था जो रेडियंट आयाम के सभी विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किया गया था। व्यवहारिक रूप से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उस नियम का पालन न करने की हिम्मत रखता हो, क्योंकि एक बार जब कोई उस नियम का पालन नहीं करता था, तो उस व्यक्ति का पीछा किया जाता था और उसे सेंट रियल्म और उससे ऊपर के सभी विशेषज्ञ रेडियंट आयाम में मार देते थे। फिर भी अब किसी ने वास्तव में दुनिया में बड़े पैमाने पर विनाश किया था और दीप्तिमान आयाम की नींव को नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि यहां आत्मिक ऊर्जा में भारी गिरावट आई थी। चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो, वह व्यक्ति पूरे रेडियंट आयाम का साझा दुश्मन बन जाएगा। बंजर भूमि के ऊपर हवा में, यांग ये ने हवा में खुद को सहारा देने के लिए दोनों हाथों में तलवार पकड़ी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी जबकि उसका पूरा शरीर थोड़ा कांप रहा था। सुअर की सवारी करने वाली युवती, ओब्लिवियन मैडन, नेदर मैडन और ये लैंगक्सी उसके चारों ओर थीं। सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं। वे सभी असाधारण प्रतिभाशाली थे, इसलिए युद्ध करने के लिए साधना के अपने क्षेत्रों को पार करना उनके लिए आसान काम था। वे आश्चर्यचकित नहीं होंगे, भले ही उन्होंने एक अर्धसंत को एक सम्राट को मारते हुए देखा हो। हालांकि अभी उनके दिलों में तूफानी लहरें उठ रही थीं, क्योंकि यांग ये ने अर्धसंत क्षेत्र में रहते हुए न केवल एक सम्राट को मारा था, बल्कि उसने एक ही बार में 2 को भी मार डाला था। इसके अलावा यह सबसे चौंकाने वाला हिस्सा नहीं था। सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह था कि उसके हमले ने रेडियंट आयाम की नींव को नुकसान पहुंचाया था। यह ऐसा काम नहीं था जिसे कोई भी पूरा कर सकता था। रेडियंट आयाम के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा में गिरावट लाने के लिए कम से कम कई सम्राटों की संयुक्त सेना की आवश्यकता थी। फिर भी अब यांग ये ने इसे अपने दम पर पूरा कर लिया था। ये लांगक्सी ने यांग ये को घूर कर देखा। सदमे के अलावा उसकी आंखों में युद्ध की मंशा भी दिख रही थी। उसकी तलवार इतनी शक्तिशाली है, विस्मृति युवती अचानक बोली। अगर उसने उस दिन इस तलवार का इस्तेमाल किया होता तो मैं मर जाती। सुअर पर सवार युवती ने ओब्लिवियन मैडन को देखा और कहा, तुम सोचती हो कि उसकी तलवार मजबूत है, वह नहीं है ना? उसने सिर हिलाया। सुअर की सवारी करने वाली युवती ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, और फिर उसने ये लैंगक्सी को देखा। अरे तलवार चलाने वाले, अगर तुम्हारे पास तलवार है तो क्या तुम उस हमले को अंजाम दे सकते हो? ये लांगक्सी ने उसकी ओर देखा और फिर उसने अपना सिर हिला दिया। सुअर की सवारी करने वाली युवती ने ओब्लिवियन मैडन को देखा जो अभी भी हैरान थी, और समझाया, देखो वह अभी किस तरह की स्थिति में है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह तलवार बहुत मजबूत है, यहां तक कि वह भी इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ है, और इसीलिए वह इस स्थिति में है। विस्मृति युवती बोली, मुझे अभी भी समझ नहीं आया। सुअर की सवारी करने वाली युवती ने यांग ये को देखा और कहा, उस हमले में इतनी ताकत इसलिए थी क्योंकि उसे 2 तरह के शून्य रैंक के इरादे, गहन ऊर्जा और तारकीय ऊर्जा द्वारा बढ़ाया गया था। उन 2 प्रकार की ऊर्जा के अलावा इसमें एक प्रकार की बैंगनी रंग की ऊर्जा भी शामिल थी। शुरुआत में मुझे लगा कि यह क्विंसेंस वायलेट एनर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं लगता। इसके अलावा दिव्य शिफ्ट दायरे में उसकी शारीरिक शक्ति भी शामिल थी। तो उस हमले में सिर्फ उसकी तलवार की ताकत नहीं थी। बेशक इसकी ताकत का मुख्य कारण अभी भी वह तलवार है। इस बिंदु पर वह एक पल के लिए रुकी और फिर उसने आगे कहा, यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य बात यह है कि वह शायद सम्राट दायरे के नीचे एकमात्र व्यक्ति है जो उस हमले को अंजाम दे सकता है। विस्मृति युवती ने पूछा, क्यों? सुअर की सवारी करने वाली युवती ने जवाब दिया, उसका शरीर दिव्य परिवर्तन क्षेत्र में पहुंच गया है, और उसने अभी अभी अपने शरीर में तारकीय ऊर्जा को भी अवशोषित किया है। उस समय उसकी शारीरिक शक्ति शायद मेरे साथ नजदीकी मुकाबले में शामिल होने के लिए पर्याप्त होगी। उस समय उसकी शारीरिक रक्षा के लिए वह शायद मेरी शारीरिक शक्ति का सामना करने में भी सक्षम होगा। हालांकि तब भी जब उसने अपनी तलवार खींची तो उसका शरीर लगभग ढह गया। इसलिए यह स्पष्ट है कि वह हमला कितना शक्तिशाली था। उसने इस समय ये लांगक्सी को देखा और कहा, अगर वह तलवार उस आदमी को दे दी जाए तो वह शायद उसे खींच भी नहीं पाएगा। ये लांगक्सी ने सुअर की सवारी करने वाली युवती की ओर देखा, लेकिन वह चुप रहा, क्योंकि वह वास्तव में इसे खींच नहीं सकता था। उसकी तलवार दाव दुर्जय थी, न कि उसकी शारीरिक शक्ति। इस बीच विस्मृति युवती ने अचानक सुअर की सवारी करने वाली युवती से पूछा, क्या तुम इसे खींच सकती हो? ये लांगक्सी ने भी सुअर पर सवार युवती को देखा। बाद वाले ने सिर हिलाया और कहा, मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं मर जाऊंगा। वह तलवार बहुत मजबूत है। अगर मेरे पास तलवार चलाने की नियत और खुद को सहारा देने के लिए मजबूत शारीरिक सुरक्षा नहीं है, तो जैसे ही मैं उसे खींचूंगा मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा।
लेकिन एक बार जब मैं सम्राट के दायरे में पहुंच जाऊंगा तो यह कोई समस्या नहीं होगी। बेशक अगर मैं इसे खींच भी लूं तो यह इतनी मजबूत नहीं होगी। उस तलवार ने उसे अपना स्वामी मान लिया है और उनके बीच का सही तालमेल ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना किसी और चीज से की जा सके। जब वह इतना बोलती तो सूअर पर सवार युवती अचानक बोल पड़ती, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हूं जो निश्चित रूप से इसे बना सकेगा और वह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक रहेगा। विस्मृति युवती ने पूछा, कौन? सूअर की सवारी कर रही युवती ने आत्मसंतुष्ट होकर हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें यह नहीं बता रही हूं। हा हा हा। विस्मृति युवती ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम एडेमेंटियम फल कहाँ पा सकते हो। सूअर पर सवार युवती ने जल्दी से पूछा, कहाँ? क्योंकि उसके सूअर को एडेमेंटियम फल बहुत पसंद थे। मैं तुम्हें ठीक से नहीं बता रही हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, विस्मृति युवती ने सूअर की सवारी करने वाली युवती पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने बस अपना सिर नीचे किया और अपनी बाहों में लोमड़ी को हल्के से थपथपाया। सूअर पर सवार युवती अवाक रह गई। इस बीच नेदरमैडन ने कहा, लोग आ रहे हैं। सूअर पर सवार युवती ने आसमान की ओर देखा और कहा, उस आदमी ने बहुत हंगामा मचा रखा है। अब वह मुसीबत में है। विस्मृति युवती बोली, रास्ते में इससे भी बड़ी मुसीबत आने वाली है। सूअर पर सवार युवती ने नेदरमैडन की ओर देखा और कहा, हमने पहले ही उसकी बहुत मदद की है। एक आखिरी बार, ठीक है? नेदरमैडन ने कहा, बस जब तक वह ठीक नहीं हो जाता। सूअर पर सवार युवती ने सिर हिलाया, मैं उत्तर की ओर जाऊंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका चेहरा उत्तर की ओर चला गया। विस्मृति युवती एक क्षण के लिए झिझकी और फिर उसने कहा, तो मैं दक्षिण की ओर जाऊंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका आकार दक्षिण की ओर चला गया। ये लांगक्सी का शरीर वहीं गायब हो गया, जबकि उसकी आवाज गूंजी, मैं पूर्व की ओर जाऊंगा। नीदरमैडन ने पश्चिम की ओर देखने से पहले यांग ये की ओर देखा। कुछ ही समय में चारों तरफ से आने वाले विशेषज्ञों को उनके द्वारा रोका गया। शुरू में कई लोग निश्चित रूप से नाखुश थे और हमला करने का इरादा रखते थे। हालांकि जब उन्हें उन 4 लोगों की पहचान के बारे में पता चला जो उनके रास्ते में बाधा डाल रहे थे, तो कोई भी विशेषज्ञ हमला करने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन वे पीछे भी नहीं हटे। यांग यी की आंखें कसकर बंद थीं और उसकी फटी त्वचा तेजी से ठीक हो रही थी। स्टेलर वार तकनीक के पूर्ण संस्करण को सक्रिय करने के बाद हेवनरेंट के वास्तविक रूप को निष्पादित करने से उसे जो नुकसान हुआ वह पहले की तुलना में बहुत कम था। उसने पाइन प्रांत में एक बार हेवनरेंट के वास्तविक रूप को निष्पादित किया था और वह व्यावहारिक रूप से एक उंगली हिलाने की भी ताकत के बिना रह गया था। फिर भी अब हेवनरेंट के वास्तविक रूप को निष्पादित करना वास्तव में स्टेलर वार तकनीक को पहले से सक्रिय किए बिना डेथ बाय ए थॉट के अंतिम रूप को निष्पादित करने के बाद उसे हुई चोटों से अलग नहीं था। बेशक उसके भौतिक शरीर की दैवी परिवर्तन क्षेत्र में उन्नति के अलावा इसके लिए एक और कारण था, और वह यह था कि उसने अपने शरीर को स्टेलर वार तकनीक के पूर्ण संस्करण के साथ उन्नत किया था। यदि उसके पास स्टेलर वार तकनीक का पूर्ण संस्करण नहीं होता, तो दिव्य शिफ्ट दायरे में उसका शरीर भी हेवनरेंट के वास्तविक रूप की शक्ति को सहन करने में सक्षम नहीं होता। संक्षेप में, उसके शरीर में सुधार और स्टेलर वार तकनीक के पूर्ण संस्करण ने उसे एक सामान्य तकनीक की तरह हेवनरेंट के वास्तविक रूप को निष्पादित करने की अनुमति दी। यांग ये के मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसने इस बारे में सोचा। बेशक यह इस बात का प्रतिनिधित्व नहीं करता था कि वह बिना किसी सीमा के हेवनरेंट के असली रूप को निष्पादित कर सकता था। ठीक इसी क्षण की तरह, भले ही वह गंभीर रूप से घायल या अपंग न हो, लेकिन अगर वह फिर से हेवनरेंट के असली रूप को निष्पादित करने की कोशिश करता तो उसका शरीर निश्चित रूप से ढह जाता। हालांकि उसका शरीर अभी नहीं ढहा था, लेकिन वह इसके कगार पर था। अगर उसे फिर से हेवनरेंट का असली रूप धारण करना पड़े, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन उसके अनुमान के अनुसार, उसे अपने शरीर को लगभग पूरी तरह से ठीक होने में अधिकतम 2 घंटे लगेंगे। उस समय हेवनरेंट के असली रूप को फिर से धारण करना कोई समस्या नहीं होगी। अचानक आसमान में सुनहरी रोशनी की 10 किरणें दिखाई दीं। सुनहरी रोशनी बिखरने से एक सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी और 9 मध्यम आयु वर्ग के आदमी दिखाई दिए जो गहरे सुनहरे कवच में थे। 10 सम्राट। यह देखकर यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।